ये आई ऑफ जजमेंट नामक दिव्य वस्तु प्राप्त कर ली। आखिरकार उसके पास शिखर पर पहुंचने की योग्यताएं थीं, लेकिन किसने सोचा होगा कि उसकी सफलता की कीमत उसके एकमात्र परिवार द्वारा विश्वासघात होगी। जीवन में की गई सारी कोशिशें महज एक हस्तक्षेप बनकर रह गईं और उसकी सारी लड़ाइयां केवल दूसरों की सफलता का मार्ग प्रशस्त करने में लग गईं। अगर वह फिर से जी सकता तो उसने कसम खाई थी कि वह सिर्फ अपने लिए लड़ेगा। लेकिन फिर कुछ हुआ और किन फेंक ने अपनी आंखें खोली। हैरानी की बात यह है कि वह अपने कमरे में था। वह जल्दी से उठ बैठा और महसूस किया कि यह असली दुनिया थी। वह उलझन में था क्योंकि उसे याद था कि वह मर चुका था। लेकिन जब उसने अपना फोन चालू किया तो उसने देखा कि यह वर्ष 2025 था। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो उसने खूबसूरत शहर देखा, यह समझते हुए कि वह 9 साल पहले पुनर्जन्म हुआ था, जिस दिन वह अभिशप्त खेल धरती पर उतरा था। अगले दिन उसकी बहन किन शियाओयू ने दरवाजा जोर से खोला और देखा कि किन फेंक घर में बैठकर कॉफी पी रहा था। वह गुस्से में आ गई और पूछा कि वह उसकी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। उसने कूड़ेदान पर लात मारी। किन फेंक को याद आया कि जिस दिन वह अभिशप्त खेल उतरा था, वह और किन शियाओयू का सॉन्ग फेई को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ था। दीवार पर सॉन्ग फेई के पोस्टर लगे थे। खेल के आने से पहले सॉन्ग फेई एक थोड़ा प्रसिद्ध अंडरग्राउंड आइडल थे और किन शियाओयू उनकी जुनूनी प्रशंसक थी। सॉन्ग फेई सतही रूप से तो बहुत आकर्षक लगता था, लेकिन वास्तव में वह एक पूरा धोखेबाज था जिसने कई अपने प्रशंसकों को बेवकूफ बनाया, उनका पैसा और उनका फायदा उठाया। और चिन शाओयू को ठगे जाने से बचाने के लिए चिन फेंग हमेशा उसे उस लड़के के साथ घुलने मिलने से मना करता था। लेकिन अंत में हमारे लड़के पर उसका जीवन नियंत्रित करने का आरोप लगाया गया। अपनी उंगली से चिन फेंग की ओर इशारा करते हुए शाओयू ने पूछा कि क्या वह बहरा है, ये कहते हुए कि सॉन्ग फेई का इस महीने पहला स्थान खोना उसकी गलती है। उसे धमकाते हुए कि अगर चिन फेंग उसे पैसा नहीं देता सॉन्ग फेई को रैंक में ऊपर उठाने के लिए तो वह गुस्सा हो जाएगी। ठीक उसी समय ठंडे भाव के साथ चिन फेंग ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गई। उसके गाल सूज गए और उसकी नाक से खून बहने लगा और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वो विश्वास नहीं कर पा रही थी कि चिन फेंग ने उसे मारा है। तीव्र दृष्टि से चिन फेंग ने स्पष्ट कर दिया कि उसके पास न तो बहस करने की इच्छा है और न ही समय, चेतावनी देते हुए कि अगर वह बहस करना जारी रखेगी तो उसे बल का उपयोग करना पड़ेगा। वह उसका मुंह तोड़ने वाला था। उसने उसका क्रेडिट कार्ड उसके सिर के ऊपर फेंक दिया और कहा कि यह वो पैसा था जो उनके माता पिता पीछे छोड़ गए थे। और चाहे कितनी भी कठिन स्थिति रही हो इन सभी वर्षों में, अपने माता पिता के खातिर उसने तय किया कि वह उसका स्तर नहीं गिराएगा। लेकिन उसने एक बात स्पष्ट कर दी, आज से उसकी जैसी कोई बहन नहीं है। शियाओयू रोने लगी और खुद को गुस्सा करने से रोक नहीं पाई। अपनी पिछली जिंदगी में शियाओयू की रक्षा के लिए चिन फेंग ने बहुत सारे अवसर खो दिए, बहुत सारे गुप्त खजाने और डंजन्स जो कि जोखिम भरी खोज की मांग करते थे, जिन्हें उसने छोड़ दिया। उसने कुछ नींद की गोलियां निकाली और एक का उपयोग करके वह जिज्ञासु था और इस बोझ के बिना वह दूर तक जाने वाला था। इस बार उसने अपने पिछले जीवन से खेल की समझ का उपयोग कर हर किसी से आगे निकलने का निर्णय लिया और अब से किन शियाओयू अपने दम पर थी। और जहाँ तक सॉन्ग फेई का सवाल है, हमारे लड़के ने फैसला किया कि वह इसे खुद संभालेगा। किन फेंक सो गए और विकल्प हॉल में दिखाई दिए। उन्हें इस जगह की याद आ रही थी जब से वे पहली बार यहाँ आए थे। वह इतने नर्वस थे कि उन्हें अपने करियर का चयन करने और यहाँ से जाने में कई घंटे लग गए। लेकिन यह समय उसे तेज होना था। अपने पिछले जीवन में उसने योद्धा चुना था ताकि किन जायो की रक्षा कर सके। योद्धा श्रेणी कमजोर नहीं थी, लेकिन अब यह सही विकल्प नहीं था। अब किन जायो के बिना वह अकेले जल्दी से साफ कर सकता था। गतिशीलता और प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण चीजें थीं। बिना एक सेकंड की देरी किए किन फेंग ने असैसिन वर्ग चुना। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ और सिस्टम ने रिपोर्ट किया कि दिव्य कलाकृति न्याय की आंख को सफलतापूर्वक बांध दिया गया था। न्याय की आंख सक्रिय हो गई। इसमें एक निष्क्रिय अधिकार था। त्यागे गए खेल में प्रवेश करने पर किन फेंग स्वचालित रूप से उच्चतम रैंक के पेशे और प्रतिभा को प्राप्त करने वाले थे। हमारा लड़का अपने पुनर्जन्म के बाद यह देखकर हैरान था कि न्याय का नेत्र उससे जुड़ गया था और उसने समझा कि यह कैसे काम करता है। जब तक कि कलाकृति अपने मालिक को पहचानती थी और भले ही इसे चुरा लिया जाता, यह बेकार होता, यह मानते हुए कि शायद यही कारण था कि वह पुनर्जन्म हुआ था। उसी समय छाया उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। फिर उसका शरीर बदलने लगा और उसके बाल सफेद हो गए, छाया में बदल गए। किन फेंक का रूप बदल गया था। छाया हथियारों के लिए उच्चतम स्तर का छिपा पेशा था। ये उसके पिछली जिंदगी में चुने हुए योद्धा पेशे से पूरी तरह अलग था। केवल इस पेशे को प्राप्त करने से ही उसे विशाल शक्ति मिल गई थी। किन फेंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसे याद आया कि प्रत्येक पेशे के छुपे हुए उच्च स्तरीय पेशे को अनलॉक करने की बहुत कम संभावना होती है और न्याय की प्राधिकरण ने वास्तव में इस संभावना को निश्चितता बना दिया। प्रणाली ने सूचित किया कि न्याय की प्राधिकरण ब्रह्मांड में सबसे सच्चा और प्राचीन मूल प्राधिकरण था। इसकी शक्ति ने नियमों और आदेशों को अस्थायी रूप से पार कर लिया। किन फेंग इस प्राधिकरण को सक्रिय रूप से सक्रिय नहीं कर सकता था क्योंकि उसके पास दिव्यता नहीं थी, लेकिन इसका निष्क्रिय प्रभाव सक्रिय था। इस रहस्य उद्घाटन ने हमारे लड़के को स्तब्ध कर दिया। अपने पिछले जीवन में यह उस अभिशप्त खेल के आने के 7 साल बाद तक नहीं था कि एक शक्तिशाली खिलाड़ी भगवान द्वारा छोड़े गए क्षेत्र से निकलकर व्यवस्था के क्षेत्र तक पहुंचा। तभी मानवता ने व्यवस्था की शक्ति के अस्तित्व के बारे में जाना। लेकिन इस वास्तव में कई सालों बाद भी किसी ने आदेश की शक्ति प्राप्त नहीं की। किन फेंग ने कभी ऐसा हासिल करने की उम्मीद नहीं की थी। अब अपनी यात्रा की शुरुआत में उसने पहले से ही मौलिक अधिकार प्राप्त कर लिया था, जो आदेश और नियमों को पार कर गया था। जब तक वह भगवान के त्यागे हुए क्षेत्र को छोड़ दाचकर आदेश के क्षेत्र तक पहुंचकर दिव्यता प्राप्त कर सके, वह इस अधिकार को सक्रिय कर सकता
सकता था। अब इस जीवन में एक और लक्ष्य था। अब जब पेशे का चयन पूरा हो गया था, सिस्टम ने उसे उसका गेम उपनाम दर्ज करने के लिए कहा। किन फेंग ने एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन फिर शैडो को चुना क्योंकि उसका पेशा जन्मा था। किन फेंग को भगवान के छोड़े हुए क्षेत्र में टेलीपोर्ट किया गया। यह एक तबाह भूमि थी जिसमें अनगिनत राक्षस थे। उसे सावधान रहना था क्योंकि राक्षस उसे फाड़ने और उसकी आयु चुराने के लिए तैयार थे। कोई शहर छोड़ सकता था, राक्षसों को मार सकता था और विनिमय योग्य जिसे स्तर 1 का खिलाड़ी हरा सके। लिजी के मित्र नाराज थे क्योंकि कइन फेंग का प्रारंभिक हथियार समूह के हथियारे से अलग था। उसके पास एक खंजर था, लेकिन कइन फेंग के पास एक छोटी तलवार थी। हत्यारा ईर्ष्या महसूस कर रहा था क्योंकि कइन फेंग उससे भी तेज था, लेकिन एक हत्यारे के रूप में उसकी चपलता सबसे अधिक होनी चाहिए। इसके अलावा चिन फेंग के कपड़े उससे अलग थे। चिन फेंग एक असामान्य खिलाड़ी लगता था, इसलिए लिजी ने निर्णय किया कि वह उसका पीछा करेगी क्योंकि वह महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच सकता था। चियान फेंग ने उन्हें घूरना शुरू किया और इसे महसूस करते ही लिजी ने यह जाने बिना जल्दी से फिर से छिप गई कि क्या उन्हें देख लिया गया था। हमारे लड़के ने शैडो स्नीक तकनीक का उपयोग किया और बिना किसी निशान के उस जगह से गायब हो गया। एक छाया बन गया। लिजी और बाकी लोग कुछ हद तक भ्रमित थे, यह देखकर कि वह पतली हवा में गायब हो गया था। समूह के हत्यारे ने समझा कि यह एक गुप्त क्षमता थी, एक प्रारंभिक क्षमता जो अदृश्यता प्रदान करती थी। चिन फेंग अदृश्य हो गया था। लिजी ने निर्णय लिया कि वे कस्बे लौटकर खुद को सुधारने के तरीके ढूंढेंगे। बाहर जाना बहुत खतरनाक था। वे पहले ही एक बार मर चुके थे और उनका जीवन काल पहले से ही आधा हो गया था। उन्होंने एनपीसी को खोजने का निर्णय लिया ताकि छुपे हुए इनाम जैसे खजाने की खोज कर सके। शैडो स्नीक एक कुशलता है जो उपयोगकर्ता को एक अवधि के लिए छुपा अवस्था में जाने की अनुमति देती है। हमला करने से उपयोगकर्ता प्रकट हो जाएगा और चुपके से बाहर आने के बाद पहली हिट बढ़ी हुई क्षति करती है। चुपके में महारत चुपके की अवधि को दोगुना कर देती है और चुपके के स्तर को 1 बढ़ा देती है। जैसा कि उम्मीद थी, शैडो वर्ग असाधारण था। इस स्तर पर एक सामान्य हत्यारे की चुपके का पता लगाना आसान होता, लेकिन शैडो वर्ग की अपनी चुपके में महारत थी, जिससे खेल के शुरुआती चरणों में किसी के लिए, यहाँ तक कि राक्षसों के लिए भी किन फेंग को नोटिस करना असंभव हो गया। हमारा लड़का ना चाहते हुए भी सोचने लगा कि लिजी और उसके दोस्त भोले हैं क्योंकि शुरुआती नगर में ऐसी कोई चीज नहीं थी जो वास्तव में आपकी शक्ति को बढ़ा सके। ये बस खिलाड़ियों के लिए एक शरण स्थल था। इस त्यागे गए खेल में कमजोर खिलाड़ी राक्षसों का शिकार मात्र थे। कुछ सेकंड बाद किन फेंग की चुपके की स्थिति समाप्त हो गई। फिलहाल अवधि बहुत लंबी नहीं थी। सौभाग्य से जैसे ही उसने स्टेल्थ सक्रिय किया, कूल डाउन शुरू हो गया। कुछ ही सेकंड में वह फिर से गायब हो सकेगा। कहीं फेंग की स्थिति विंडो प्रकट हुई। उसका कोड नेम शैडो था और उसकी क्लास भी शैडो थी। उसकी ट्रेड न की जा सकने वाली आयु 75 वर्ष थी और ट्रेड की जा सकने वाली आयु 0 थी। 13 पॉइंट की शक्ति, 13 पॉइंट की कंस्टिट्यूशन, 18 पॉइंट की एगिलिटी, मोह और आत्मा के 15 अंक। सभी खिलाड़ी 10 के आधारिक आंकड़ों के साथ शुरू करते थे और विभिन्न श्रेणियां अतिरिक्त बोनस प्रदान करती थी। योद्धा वर्ग, जिसे उसने अपने पिछले जीवन में चुना था, केवल उसे शक्ति और संविधान में 3 अंक देता था, लेकिन इस बार शैडो वर्ग ने सभी आंकड़ों में सुधार दिया था और चपलता 8 अंकों से बढ़ गई थी। उसके पास अभी भी 5 मुफ्त विशेषता पॉइंट्स थे जिन्हें सौंपना था। अधिकतर खिलाड़ी अपने पॉइंट्स शक्ति या आत्मा पर उपयोग करते हैं ताकि शारीरिक या जादुई आक्रमण शक्ति को बढ़ा सकें, लेकिन यह एक बड़ी गलती थी। एक भी सेकंड गंवाए बिना किन फेंग ने 5 अंक चपलता में लगाए, जो अब 23 अंक हो गए। यह आंकड़ा महत्वपूर्ण था क्योंकि शुरुआती खेल में चाहे कोई भी अपनी सांख्यिकी को कैसे भी वितरित करे, राक्षस हमेशा खिलाड़ियों को भारी नुकसान पहुंचाते और बिना नुकसान उठाए राक्षसों को मारने का एकमात्र तरीका था चपलता बढ़ाना और तेज करना। फिर कुछ ने किन फेंग का ध्यान आकर्षित किया। पेड़ के पीछे एक राक्षस था। यह एक स्तर 1 का क्रॉलर था, सामान्य ग्रेड का, लेकिन यह विकसित हो रहा था। किन फेंग सतर्क हो गया, यह देखकर कि यह जीवन काल को अवशोषित करता जा रहा था। उसने जल्दी से समझ लिया कि यही राक्षस था जिसने 4 खिलाड़ियों के समूह का सफाया किया था। रेंगने वाले ने चिन फेंग की उपस्थिति महसूस की। यह कुछ घायल था क्योंकि इसका कुछ एचपी घट चुका था। राक्षस ने हमला किया, लेकिन चिन फेंग ने कूदकर उसे बचा लिया। जब राक्षस खिलाड़ियों को मारते थे तो वे उनकी जीवन अवधि प्राप्त कर सकते थे और अगर उन्होंने पर्याप्त मात्रा में अवशोषित किया तो वे विकसित हो सकते थे। किन फेंग ने शैडो स्नीक सक्रिय किया और अपनी छोटी तलवार निकाल ली और तभी जब क्रॉलर करीब आ सकता था, वह हवा में गायब हो गया। जबकि क्रॉलर देख रहा था कि वह कहां गया, किन फेंग ऊपर दिखाई दिया और स्टेल्थ ब्रेक स्ट्राइक का उपयोग करते हुए राक्षस के ऊपर उतरा और उसके सिर में जोर से अपनी छोटी तलवार घोंप दी, जिससे 174 नुकसान हुआ। राक्षस को मार डाला और 10 अनुभव अंक प्राप्त किए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह एक ही बार में क्रॉलर को मार सकेगा, लेकिन फिर उसे याद आया कि क्रॉलर की गर्दन पर हमला करने से एक क्रिटिकल हिट होता है। उसी समय एक प्रणाली विंडो प्रकट हुई जो यह सूचित कर रही थी कि अगर हमला दुश्मन की दृष्टि से बाहर से आता है तो कौशल बैकस्टैब से होने वाला नुकसान दोगुना हो जाता है। इसने समझाया कि क्रॉलर एक बार में क्यों मर गया था। बैकस्टैब कौशल कई क्षमताओं के साथ संयुक्त हो गया था, जिससे एक भयानक नुकसान गुणक बन गया था। किन फेंग शव को चुपचाप घूरने लगे। उन्हें याद आया जब वह एक योद्धा के रूप में खेलते थे तब भी एक आलोचनात्मक वार मुश्किल से 40 क्षति और उसे रेंगने वाले को मारने के लिए सदियों तक लड़ना पड़ा। इस प्रक्रिया में लगभग मर ही गया था। एक बार जब राक्षस मर गया तो उसने एक चमकता हुआ गोला छोड़ा जो जीवन अवधि थी। चिन फेंग ने अपनी मुट्ठी बांधकर जीवन अवधि को अवशोषित कर लिया। 3 दिन का व्यापार योग्य जीवन काल और 54 वर्ष और 155 दिन का गैर व्यापार योग्य जीवन काल प्राप्त किया। 5 लोग मर चुके थे। प्रत्येक ने कम से कम 20 से 30 वर्षों की आयु खो दी थी, जो कुल मिलाकर 100 वर्षों से अधिक हो गई थी। लेकिन क्योंकि क्रॉलर ने इसे पहले अवशोषित कर लिया था, किन फेंग को केवल 54 वर्ष प्राप्त हुए।
फिलहाल गैर व्यापारिक आयु उपयोगी नहीं थी, लेकिन उसी समय न्याय की आंख का अधिकार सक्रिय हो गया। किन फेंग को अनंत विकास नामक प्रतिभा प्राप्त हुई। अकेले दानवों को मारकर उसे स्किल्स को उन्नत करने के लिए विकास अंक कमाने का मौका मिला। हर 24 घंटे में उसे 5 विकास अंक मिलते और अकेले बॉस श्रेणी के दानव को हराने पर विकास अंक सुनिश्चित होते। वर्तमान में केवल उसके पास 5 अंक थे। उसके पास असीमित विकास था और वह अपनी क्षमताओं को सुधार सकता था। अपने पिछले जीवन में उसने ऐसा कुछ भी नहीं सुना था, चाहे मॉन्स्टर्स ने कोई भी उपकरण या स्किल बुक गिराई हो। इसकी ग्रेड फिक्स थी और इसे सुधारने का कोई तरीका नहीं था। यह नियमों और व्यवस्था से परे की शक्ति थी। हमारे लड़के ने इसे आजमाने और शैडो स्नीक और बैकस्टैब को अपग्रेड करने का निर्णय लिया। उसने 4 इवोल्यूशन पॉइंट खर्च किए और कौशल सफलतापूर्वक सुधर गए। आरंभिक फायदा उठाकर एक पत्थर फेंका जो सीधे उसके पेट पर लगा। 99 अंकों का नुकसान हुआ। छिन फंग ने एक और पत्थर उठाया और उसका अनुमान सही था, यह महसूस करते हुए कि उसका मुख्य नुकसान स्टील्थ एम्बुश स्ट्राइक कौशल के बोनस और क्लास कौशल वृद्धि से आया। इसलिए यहाँ तक कि पत्थर फेंक कर भी वह मजबूत नुकसान कर सकता था। अब उसे सिर्फ शैडो स्नीके के कूलडाउन से बाहर आने का इंतजार करना था और फिर एक पत्थर फेंको। इस तरीके से पत्थर एम्बुश स्ट्राइक, बैकस्टैब और कमजोर बिंदु हमले के बोनस को सक्रिय करने वाला था। जैसे ही शैडो स्नीकी का कूलडाउन खत्म हुआ, किनफेंक ने फिर से एक पत्थर फेंका, मकड़ी को 269 अंकों का नुकसान पहुंचाया और फिर से शैडो स्नीक को सक्रिय किया। उसकी योजना सरल थी, शैडो स्नीक के ठंडा होने तक छुपे रहना और फिर से हमला करना। उसी समय नगर में लीडर बोर्ड अपडेट हुआ, जिससे पता चला कि खिलाड़ी शैडो ने ब्रॉन्ज ग्रेड के बॉस नर्चर को मार दिया था। स्तर 2 तक पहुंचने वाला सबसे पहला खिलाड़ी सूची में नंबर 1 के रूप में उभरा। अन्य खिलाड़ी आश्चर्यचकित थे क्योंकि अधिकांश भीड़ के कारण मारे गए थे और वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि कोई पहले से ही एक बॉस को कैसे हरा चुका है। लीजी और बाकी लोग चुप थे जब उन्होंने देखा कि किन फेंक ने एक बॉस को हराया और स्तर 2 तक पहुंच गया, जबकि वे सामान्य भीड़ को भी संभाल नहीं पा रहे थे, यह विश्वास करते हुए कि यह निश्चित रूप से एक प्रणाली की गलती है। वह महिला और पुरुष जिन पर विशाल मकड़ी ने हमला किया था शहर में फिर से दिखाई दिए और आश्चर्य महिला और पुरुष जिन पर विशाल मकड़ी ने हमला किया था शहर में उपस्थित हुए और यह देखकर स्तब्ध रह गए कि किसी ने बड़ी मकड़ी को मार दिया था और यह समझ गए कि शैडो वही लड़का था जिसे उन्होंने पहले जंगल में देखा था। जंगल में वापस सिस्टम ने घोषणा की कि किन फेंग ने बॉस पोषणकर्ता को मार दिया था, जिससे उसे 300 अनुभव अंक और 2 विकास अंक प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त शेल टाउन की स्तर लीडर बोर्ड अनलॉक हो गई। बिल्कुल सही, हमारे लड़के को एक प्रतिष्ठा अंक दिया। किन फेंक ने मकड़ी की जीवन अवधि को अवशोषित करना शुरू किया। जैसे ही बड़ी मकड़ी मरी, छोटी मकड़ियां बिखर गईं, जो बेकार था। उसे अफसोस हुआ क्योंकि उसे पहले छोटी मकड़ियों को मारना चाहिए था ताकि और अनुभव प्राप्त हो सके। उसे 46 व्यापार योग्य जीवन काल प्राप्त हुआ और एक नई कौशल पुस्तक मिली जिसका नाम कांस्य गुणवत्ता का लालची हाथ था। साथ ही एक संक्षारक डैगर प्राप्त हुआ जिसमें 35 क्षति अंक और 4 चपलता अंक थे। लालची हाथ कौशल सीखने के बाद किन फेंग इसे पराजित राक्षसों पर इस्तेमाल कर सकता था, जिससे अतिरिक्त लूट के पुरस्कार प्राप्त करने का 20% अवसर मिलता। कियान फेंग कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक कांस्य बॉस इस देवी स्तर की हत्यारे की क्षमता गिराएगा। इस कौशल ने लूट अधिग्रहण को काफी बढ़ा दिया। देर गेम में शक्तिशाली बॉस को हराने पर 20% संभावना होती है कि अतिरिक्त लूट मिलेगी। जो किन फेंग को अपने पिछले जीवन से याद था, उस अनुसार गॉड स्लेयर गिल्ड में एक आदमी था जिसकी युद्ध शक्ति औसत थी, लेकिन इस कौशल के कारण वह सबसे अधिक मांगे जाने वाले खिलाड़ियों में से एक बन गया। उसके पास एक निजी बॉडीगार्ड भी था जो उसे हर जगह ले जाता था। किन फेंग की आंखें आश्चर्य से खुल गईं, यह महसूस करते हुए कि हालांकि सक्रियण दर केवल 20% थी, अगर वह इसे अपनी अनंत विकास प्रतिभा के साथ जोड़ दे तो वह ड्रॉप दर और लूट की मात्रा दोनों को अनंत रूप से बढ़ा सकेगा। अगले दिन छात्र स्कूल जा रहे थे। शियाओ युए की दोस्त ने पूछा कि क्या वह किन फेंग को नहीं बुलाने वाली है और माफी मांगो, उसे याद दिलाते हुए कि कल उन्होंने गुप्त रूप से सॉन्ग याई का समर्थन करने के लिए परीक्षा छोड़ दी थी। उसे यकीन था कि किन फेंग उससे नाराज होगा। जाओयू ने इनकार कर दिया क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया था और उसकी वजह से वे प्रवेश का समय लगभग चूक गए थे। उसके अनुसार माफी तो किन फेंग को मांगनी चाहिए। उसकी दोस्त ने उसे समझाने की कोशिश की क्योंकि किन फेंग ने उसके साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया था और पूछा कि उसके चेहरे पर क्या हुआ है। शाओयू अपने फैसले पर अड़िग रही क्योंकि किन फेंग ने उसकी बातों में दखलंदाजी की और उसने बहाना बनाया कि वह ठोकर खाकर गिर गई थी और उसका चेहरा चोटिल हो गया था। स्कूल में प्रवेश करने पर उन्होंने देखा कि कई छात्र एक कक्षा के सामने जमा है। दोस्त को जिज्ञासा हुई और भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए वह उस कक्षा में पहुंची जहां उसने देखा कि जियांग वई का शरीर अर्ध पारदर्शी हो रहा था। झांग वई के एक दोस्त ने बताया कि वह निश्चित नहीं था, लेकिन अभी अभी वई ने कहा था कि वह झपकी लेने जा रहा है और जब वे मुड़े तो वह पहले से ही ऐसा था। यह एक अलग घटना नहीं थी, यह इंटरनेट पर हर जगह हो रही थी। दुनिया भर के लोग इसी तरह की घटना का सामना कर रहे थे और कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि अगर कोई सो गया तो वह भूत की तरह अर्ध पारदर्शी अवस्था में प्रवेश कर जाएगा और कोई नहीं जानता था क्यों। दोस्त ने सतर्क रहकर उसके माता पिता को चेतावनी देने के लिए फोन करने का निर्णय लिया और शाओयू को भी उसके भाई को चेतावनी देने के लिए फोन करने की सलाह दी ताकि वे भी सतर्क रहें, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि वह उसे संपर्क करने के बजाय मृत देखना पसंद करती थी। इस बीच किन फेंग ने नए कौशल ग्रीडी हैंड का विकास किया, इसे कांस्य गुणवत्ता से स्वर्ण में उन्नत कर दिया। अब दुश्मन को लूटते समय अतिरिक्त लूट प्राप्त करने की संभावना 20% से 70% तक बढ़ गई और इसके कारण हमारे लड़के ने लालची हाथ सीखा और 2 अंक प्राप्त किए। किन फेंग ने अपनी मुट्ठी बांधी और कौशल को सक्रिय किया जिसमें उसने 2 विकास अंक और
46 दिन की व्यापार योग्य आयु प्राप्त की। वह 2 विकास अंक प्राप्त करके अधिक से अधिक संतुष्ट था और जानता था कि लालची हाथ को स्तर 3 तक उन्नत करने के लिए उसे 3 अंकों की आवश्यकता होगी और जल्द ही उसके पास अतिरिक्त लूट प्राप्त करने का 100% मौका होगा। वह जानता था कि दुनिया की सरकारों को अब तक इस स्थिति का एहसास हो गया होगा और अधिक से अधिक लोग खेल में आने वाले थे, इसलिए उसे अपनी प्रगति को तेज करना था और जो कुछ वह उपयोग कर सकता था उसे सुसज्जित कर लिया। चिन फेंक ने कांस्य गुणवत्ता के संक्षारक खंजर को सुसज्जित किया, जिससे 35 आक्रमण अंक और 4 चपलता अंक प्राप्त हुए। उसने छाया गुप्तता सक्रिय की ताकि राक्षसों का ध्यान न आकर्षित हो, यह जानते हुए कि ज्यादा समय नहीं होगा जब लोग समझ जाएंगे कि इस खेल से प्राप्त कौशल और उपकरण वास्तविक दुनिया में लाए जा सकते हैं और जब ऐसा होगा तो दुनिया अराजकता में फंस जाएगी। कौशल और उपकरण निकालने के लिए 2 शर्तें आवश्यक थीं। पहला, स्तर 10 तक पहुंचना और दूसरा, पर्याप्त व्यापार योग्य आयु होना। छोटे राक्षसों को हराने में बहुत समय लगता था, इसलिए उसने मजबूत बॉस खोजने का निर्णय लिया। जब वह क्षेत्र में चल रहा था, उसने किसी को लड़ते हुए सुना और जब वह चट्टान के पास गया तो उसने देखा कि कई खिलाड़ी स्तर 2 के स्प्रिंट शिकारन आंसू भरी आंखों से भागना पड़ा। लेकिन तभी किन फेंक पलक झपकते ही कूद पड़ा, राक्षस का सिर काट दिया, जिससे 441 अंकों के क्षति जादूगर को बचाकर और सभी को हैरान कर दिया। हमारे लड़के का हमला इतना शक्तिशाली था कि उसने भ्रष्टाचारी को एक ही वार में हरा दिया। जादूगर उलझन में पड़ गई, यह नहीं जानती थी कि यह किसने किया और क्या कोई मदद कर रहा था। अपनी तलवार की मदद से तलवारबाज खड़ा हुआ। वह यह देखकर हैरान था कि किसी ने एक ही वार में स्तर 2 के भ्रष्टाचारी को खत्म कर दिया था। दूसरी ओर उनके लिए एक स्तर 1 भ्रष्टाचारी को हराने के लिए उन्हें 10 सेकंड के लिए मिलकर काम करना पड़ा। भ्रष्टाचारी ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर से किन फेंक बिजली की तरह हिले और उस दानव का सिर काट दिया। तलवारबाज डर से कांपने लगे और पूछा कि क्या लीजी ने देखा कि यह किसने किया। उसने घबराकर कहा कि उसने नहीं देखा। वांग में खड़े होकर उनसे ध्यान न भटकाने को कहा। भीतर ही भीतर वह उम्मीद कर रहे थे कि किन फेंक उनके साथ है। अब केवल स्प्रिंट प्रेडेटर ही बचा था और हमारा लड़का एक शाखा से देख रहा था। 2 स्तर 2 क्रप्टर को मारने के इनाम के रूप में उसे 40 अनुभव अंक, एक विकास बिंदु, साधारण गुणवत्ता के विज डार्ट नामक कौशल पुस्तक और 8 दिन की विनिमय योग्य जीवन अवधि प्राप्त हुई। चिनफेंग ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया और वेनम डार्ट को विकसित किया, क्योंकि यह मध्य दूरी का एक आदर्श जहर नुकसान कौशल था। इसे विकसित करने पर कौशल स्तर 2 तक बढ़ गया और साधारण गुणवत्ता से सिल्वर में बदल गया। इससे उपयोगकर्ता को अधिकतम 14 मीटर की दूरी तक घातक जहर का तीर फेंकने की क्षमता मिली, जो प्रभाव पर 120 हमले क्षति अंक देता है और विष की स्थिति लागू करता है। 5 सेकंड के कूलडाउन के साथ स्थिति झर प्रति सेकंड 50% सतत क्षति देती है, जो 5 सेकंड तक चलती है और इसे स्टैक नहीं किया जा सकता। राक्षस ने फिर से हमला किया। वांग मेंग अपने ढाल से उस हमले को रोकने में सफल रहा, लेकिन इस प्रक्रिया में प्राणी ने अपनी तेज अंग को उसके पेट में घोंप दिया। वांग मंग ने अपनी ढाल और गदा जमीन पर गिरा दिया और राक्षस ने इसका फायदा उठाते हुए उसे दूसरी अंग से छेद दिया। उसके कारण उसे भयंकर दर्द हुआ। धनुर्धारी डर से कांपने लगा। पुजारी घबरा गया, यह जानते हुए कि यह अच्छा नहीं था, क्योंकि वह जल्दी से ठीक नहीं कर सकता था। निराशा में वांग मेंग ने उनसे भागने के लिए कहा। किन फेंक ने एक डार्ट चलाया जो स्प्रिंट प्रेडेटर के सिर में जा घुसा, जिससे 845 अंक का नुकसान हुआ। जादूगर और तीरंदाज यह देखकर चौंक गए कि हमले ने बॉस के आधे स्वास्थ्य अंकों को छीन लिया था। राक्षस और वांग मेंग दोनों दर्द से तड़पने लगे और विष दानव के घाव से निकलने लगा, जब तक कि उसका शरीर जमीन पर नहीं गिर गया, जिससे बार बार 324 नुकसान हुआ। चूंकि किन फेंक ने 90% से अधिक नुकसान किया था, लूट उसी की थी और स्प्रिंट प्रेडेटर को मारने के लिए उसे 600 अनुभव अंक प्राप्त हुए, जिससे वह स्तर 3 पर पहुंच गया। 2 विकास अंक और व्यापार योग्य जीवन काल के 55 दिन प्राप्त हुए। उसे उम्मीद नहीं थी कि विश डार्ट का समय के साथ होने वाला नुकसान उसकी क्लास की पैसिव एबिलिटी को सक्रिय कर देगा। स्टेल्थ के साथ वह अदृश्य रह सकता था और अनंत काल तक डार्ट फेंक सकता था और अब प्रारंभिक और मध्य खेल में उसे कुछ भी नहीं रोक सकता था। लूट दानव की लाश से उभरने लगी। वांग मेंग दानव को हुए नुकसान की मात्रा देखकर हैरान रह गया और कुछ सेकंड बाद लूट डिस्प्ले वांग मेंग खड़े हुए और उन सभी को बचाने के लिए किन फेंक का धन्यवाद किया। लेकिन हमारे लड़के ने स्पष्ट कर दिया कि वाइल्डलैंड्स में लोगों पर इतनी आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता, जिससे सभी चौंक गए। वांग मेंग ने हमारे लड़के को धन्यवाद किया कि वांग मेंग ने हमारे लड़के को सलाह के लिए धन्यवाद दिया और उन्होंने फैसला किया कि जब वह माल की जांच कर रहा था तो उसे परेशान नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कभी कुछ जरूरत हो तो वह उन्हें खोज सकते हैं। किन फेंक ने माल उठाया, महसूस किया कि वांग मेंग भरोसेमंद लग रहे थे, साजिश रचते हुए। इसके अलावा उसके पास डाशिया की सरकार का समर्थन था, जिसके पास कई संसाधन थे। हमारे लड़के ने तय किया कि वह बिना उपयोग वाली लूट को बेचने के लिए एक स्थिर बिक्री चैनल ढूंढेगा। उसने ग्रीडी हैंड का उपयोग किया, 3 विकास अंक और 55 दिन की व्यापार योग्य आयु प्राप्त की और स्प्रिंट प्रीडेटर्स की कांस्य गुणवत्ता वाली चमड़े की पिंडली कवच हासिल की। हमारे लड़के ने चमड़े की पिंडली कवच पहनी, जिसके परिणाम स्वरूप उसे शारीरिक रक्षा में 9 अंक, सभी तत्वों के प्रतिरोधों में 5 अंक मिले, साथ ही 15% शीतलता गति। ये एक बेहतरीन लूट थी, क्योंकि उसके पास अभी भी कई अन्य वर्गों की गियर और कौशल पुस्तकें थीं और एक बार उसका बैग भर जाने पर उसने निर्णय लिया कि वह शहर लौटकर सब कुछ जीवन काल के लिए बदल देगा।
उसकी आंखें आत्मविश्वास से चमकने लगीं, क्योंकि इस बार उसकी वृद्धि उसकी पिछली जिंदगी के मुकाबले 100 गुना तेज थी। क्षेत्र से थोड़ी दूर पर एक अन्य खिलाड़ियों की टीम पर और ज्यादा राक्षसों द्वारा हमला हो रहा था, और यह देखने पर कि राक्षसों की संख्या बढ़ रही थी, उन्होंने फैसला किया कि भाग जाना बेहतर होगा। लेकिन इससे पहले कि वे ऐसा कर पाते, एक और बड़ा राक्षस दिखाई दिया, और खिलाड़ियों के भागने से पहले ही उस राक्षस ने तेज बेलों से हमला कर दिया, उन्हें मार डालना। खिलाड़ी शहर में प्रतिक्रिया करते हैं और मदद नहीं कर सकते, बल्कि निराश महसूस करते हैं, क्योंकि राक्षस हमेशा समूहों में दिखाई देते थे और जब उनकी सेहत कम होती थी तो भाग जाते थे। कहा जाता था कि खिलाड़ियों को खेल छोड़ने के लिए स्तर 3 पर होना पड़ता था, लेकिन यह एक असंभव काम लग रहा था। कुछ खिलाड़ियों का मानना था कि उन्हें अधिक लोगों की जरूरत थी, क्योंकि 3 खिलाड़ियों की टीम पर्याप्त नहीं थी। उनका मानना था कि उन्हें 6 या 10 खिलाड़ियों के समूह बनाने चाहिए। दूसरे खिलाड़ी का तर्क था कि यह काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने देखा था कि 10 की टीम घेर ली गई और समाप्त हो गई। बाहर और बहुत ज्यादा लोग एक बॉस को आकर्षित करने वाले थे, और हाल ही में 40 लोगों के एक समूह ने कुछ श्राप मास्टर को सक्रिय कर दिया था, और उसने एक ही बार में उनमें से 30 से अधिक का सफाया कर दिया था। लिजी की टीम भी शहर में वापस आ गई। अगर खिलाड़ी स्तर 3 तक नहीं पहुंचे तो वे गेम के भीतर हमेशा के लिए फंसे रह जाएंगे। वे सभी यहाँ नींद में आने के बाद पहुंचे थे, यानी उनकी चेतना ही गेम के भीतर थी, और अगर वे बाहर नहीं निकल पाए तो खैर, उनका असली शरीर भूख से मरने वाला था। लिजी निराश थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि खेल इतना कठिन क्यों था। उसकी दोस्त घबरा गई, क्योंकि वे पहले ही 3 बार मर चुके थे और उनकी गैर व्यापारिक जीवन काल 10 साल से कम हो गई थी, और इस गति से लिजी वे असली जीवन में मरने वाले थे, यह नहीं जानते हुए कि यह सच है या नहीं। लिजी जानती थी कि वे फिर से मरने का जोखिम नहीं उठा सकते। जब उसने देखा कि शैडो स्तर 3 पर है तो वह कुछ भ्रमित हो गई, यह समझते हुए कि उसने कुछ तरकीब खोज ली होगी। उसे पता था कि उन्हें इस खेल से बचने के लिए उन्हें स्तर 3 तक ले जाने की जरूरत है। उसने अपनी मुट्ठी भी कि यह 100 दिनों की मजदूरी थी के व्यापार योग्य जीवन के। वह ग्रे रोज थी, जो वर्तमान में शेल टाउन में 11वें स्थान पर थी और जिनका चेहरा छुपा हुआ था। रोज के लिए 100 दिनों का जीवन काल बहुत था, इसलिए उसने पूछा कि क्या वह कीमत कम कर सकते हैं, जिस पर चिन्ह फेंक ने समझाया कि साधारण स्तरीय कौशल आइसिकल स्पेल जादूगर की शुरुआती खेती की गति को बढ़ाता है और 100 दिन पहले से ही सस्ता था। रोज ने पूछा कि क्या वह असली दुनिया के पैसे का उपयोग कर सकती है, लेकिन किन फेंक ने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। उसे सलाह दी कि अगर उसके पास नकद है तो वह पहले एक व्यापार योग्य जीवन काल खरीद सकती है और फिर उसे उसके साथ बदल सकती है, और अगर कोई अधिक प्रस्ताव नहीं देता, वह निश्चय कर चुका था कि वह तब तक कौशल नहीं बेचेगा जब तक उसके पास जीवन काल नहीं होगा। उसने विचार करना शुरू कर दिया और फिर टीम चैनल का उपयोग करते हुए उसने अपनी टीम के सदस्यों से पूछा कि क्या यह एक अच्छा प्रस्ताव है। उनके नेतृत्व की वजह से वे इतनी तेजी से स्तर 2 तक पहुंच गए थे, इसलिए उन्होंने कोई आपत्ति नहीं दिखाई। इसके अलावा इस कौशल के साथ वे स्तर 3 तक और भी तेजी से पहुंच सकते थे, क्योंकि सबसे जरूरी बात पहले भागना था। उसने उनसे अपनी विनिमय योग्य जीवन अवधि उसे स्थानांतरित करने के लिए कहा, यह वादा करते हुए कि जब वे लौटेंगे तो उन्हें पैसे भेजेगी। उसने 100 दिनों की हस्तांतरणीय जीवन काल हमारे लड़के को सौंप दी। यह देखकर कि उसकी टीम के सभी सदस्य स्तर 2 पर थे, किन फेंग ने महसूस किया कि उन्होंने कम से कम 30 या 40 क्रॉलर्स को मार दिया होगा, इसलिए उनकी व्यापार योग्य जीवन काल 100 दिनों से कहीं अधिक होनी चाहिए। किन फेंग ने जादू बेचा, 100 दिनों की व्यापार योग्य जीवन काल प्राप्त की। अब उनकी व्यापार योग्य जीवन काल 268 दिनों से बढ़कर 368 दिन हो गई। उसी वक्त लिजी दिखाई दी और शैडो को पाकर खुश हुई। मुस्कुराते हुए उसने उसे एक मौका दिया। उसकी मदद से अपने आप को स्तर 3 तक पहुंचाने के बदले उसने वादा किया कि वे जब वास्तविक दुनिया में लौटेंगे तो वह उसे 10 मिलियन रुपए देगी। अन्य खिलाड़ी हैरान थे। वह जियांग लेची थी और हमारे लड़के के पिछले जीवन में वह एक अपराधी संघ की प्रमुख थी। बाद में उसके संघ को देश द्वारा समाप्त कर दिया गया। आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ उसने कहा कि उसके पिता दाजिंग इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष हैं और हमारे लड़के को विश्वास न होता देख उसने उसे अपना नाम देखने के लिए कहा। रिपोर्टों के अनुसार कहा जाता था कि वह नकद का उपयोग लोगों को अपनी उम्र बेचने के लिए लुभाने में करती थी, फिर उन्हें जबरदस्ती मजदूरी के लिए अगवा किया और जिन्होंने विरोध किया था उन्हें वास्तविकता में मार दिया गया था। किन फेंग ने इस प्रस्ताव को ठंडे तरीके से ठुकरा दिया, ये जानते हुए कि वह गिरे हुए इंसान थी। लिजी ने स्वीकार किया कि शैडो इस खेल में मजबूत था, लेकिन उसने खुलासा किया कि अभी तक कोई नहीं जानता था कि खेल कैसे काम करता है, इसलिए उसने उसे उसके साथ टीम बनाने की सलाह दी और बदले में वह सुनिश्चित करेगी कि वह ऐशो आराम से रहे, गाड़ियां, मकान, महिलाएं और सब कुछ जो वह चाहता था। कियान फेंक ने अपना मन नहीं बदला और उससे अपने व्यापार में बाधा डालना बंद करने के लिए कहा। वह किसी से बेहतर जानता था कि नकदी की कोई कीमत नहीं होती और इसलिए जल्द ही एकमात्र सार्वभौमिक मुद्रा व्यापार योग्य जीवन काल होगी। लिजी घमंडी हो गई और यह स्पष्ट कर दिया कि अगर यह वास्तविक दुनिया होती तो उसने उसे अच्छी तरह सबक सिखाया होता। खाइन फेंग ने एक घातक नजर से यह स्पष्ट कर दिया कि अगर उसने एक और शब्द कहा तो वह उसे मार डालेगा जब तक उसकी उम्र 0 न हो जाए। लिजी और उसके दोस्तों ने दबाव महसूस किया और बिना समय गंवाए वे वहां से भाग गए। कुछ मिनट बाद हमारे लड़के ने अपने स्टॉल के आखिरी आइटम टियर ब्रॉन्ज की चमकदार चोगा को बेच दिया। अब उसके पास कुल 546 दिन का विनिमय योग्य जीवन काल था। अब जब उसने सब कुछ बेच दिया था, उसने फैसला किया कि अब अभिशाप विशेषज्ञ से निपटने का समय आ गया है। वह अदृश्य हो गया। कोई नहीं जानते नहीं थे, लेकिन व्यापार योग्य जीवन काल कौशल को वास्तविकता में परिवर्तित कर सकता था और जल्द ही यह त्यागा हुआ खेल वास्तविक दुनिया को अराजकता में डालने वाला था। वास्तविक दुनिया की पृष्ठभूमियों के साथ जिस पर लोग कभी गर्व करते थे, जल्द ही केवल व्यक्तिगत शक्ति महत्वपूर्ण होगी। लिजी और उनकी टीम उस इलाके से दूर चली गई। वे दौड़ने से हाँफ रहे हैं और लिजी बताती है कि शैडो ने न केवल उसे ठुकरा दिया बल्कि उसे धमकी भी दी। वह कसम खाती है कि एक बार असली दुनिया में पहुंचने पर वह उसे ढूंढकर मार डालेगी। जब वह यह सोच रही होती है, एक व्यक्ति जिसका नाम माओ लेजून है, जिसे लाओ माओ भी कहते हैं, उसके पास आता है। लाओ माओ कहता है कि वह स्तर 2 पर है और दावा करता है कि उसे खेल में स्तर बढ़ाने
करने के कुछ तरीके पता है। वो पूछता है कि क्या वह 10 मिलियन का वह प्रस्ताव ले सकता है जिसे शैडो ने ठुकरा दिया था, ताकि वह लिजी और उसकी टीम को स्तर 3 पर पहुंचने में मदद कर सके। लिजी सतर्क महसूस करते हुए पूछती है कि लाओ माओ का तरीके कहने का क्या मतलब है। लाओ माओ लिजी से कहता है कि वह आमतौर पर अपने तरीकों को गुप्त रखता है, लेकिन वह उसके लिए एक अपवाद बनाएगा। वह समझाता है कि इस स्थिति में लेवल अप करने के लिए आपको अपनी सभी एट्रीब्यूट पॉइंट्स तेजी से फुर्ती में लगाने चाहिए। ऐसा करने से आपकी दौड़ने की गति राक्षसों से तेज हो जाएगी, जिससे बिना चोट खाए जीतने में मदद मिलेगी। लिजी हैरान हो जाती है क्योंकि उसने अपनी सभी पॉइंट्स ताकत में लगा दी थी। वह लाओ माओ के प्रस्ताव को मान लेती है, लेकिन कहती है कि वह उसे केवल 5 मिलियन देगी क्योंकि वह शैडो जितना ताकतवर नहीं है। लाओ माओ स्वीकार करता है, ये उल्लेख करते हुए कि हालांकि शैडो ताकतवर है, वह उससे उतना ताकतवर नहीं है। उसके लिए इतनी बड़ी राशि ठुकराना अजीब था। इसी बीच चिन फेंग उस स्थान पर पहुंच गया जिसे उसने पहले नक्शे पर अंकित किया था। अभी भी छिपे हुए मोड़ में वह नोट करता है कि राक्षस ने सिल्वर रैंक तक प्रगति कर ली है और उसके चारों ओर की ग्रे धुंध दिखाती है कि यह अभी भी विकसित हो रहा है। वह अपनी विश डार्ट क्षमता सक्रिय करता है, यह जानते हुए कि राक्षस की गोल्ड रैंक में बढ़ोतरी 7 या 8 घंटे लेगी। इंतजार नहीं करना चाहते हुए वह जहर की डार्ट लॉन्च करता है, जो छिपे हुए हमले की वजह से राक्षस को 659 नुकसान पहुंचाती है। जहर फिर राक्षस को प्रति सेकंड 219 अंक से चोट पहुंचाता रहता है। वह तुरंत राक्षस पर छलांग लगाता है, अपनी छाया चुपके कौशल का उपयोग करते हुए, समझते हुए कि चांदी स्तर के प्रमुख राक्षस की ऊर्जा कांस्य स्तर के राक्षस के मुकाबले 2 या 3 गुना है। अचानक राक्षस एक विशाल मात्रा में इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इसे बड़ा बनाने के लिए चिन फेंग ने सोचा कि उसे बस अपने जहर डार्ट कौशल से उस राक्षस को 2 या 3 बार मारना होगा, लेकिन अचानक राक्षस ने एक शक्तिशाली हमला किया जिससे आसपास का क्षेत्र नष्ट हो गया। वह बताता है कि यह राक्षस एक जादुई प्रकार का बॉस है जिसकी क्षमताएं एक साथ बहुत सारे क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने वाली हैं। जहर डार्ट को दागने के बाद वह जल्दी से पीछे हट गया और मुश्किल से हमले की सीमा से बाहर निकल पाया। अभी भी अदृश्य रहते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी वर्तमान स्वास्थ्य और रक्षा के साथ अगर उसने राक्षस का हमला सीधे झेला तो वह नहीं बच पाता। लड़ाई जारी रही और राक्षस ने एक और बड़ा हमला करने की तैयारी शुरू की। उसका विशाल उसकी ओर मुड़ा, लेकिन वह शांत रहा। युद्ध के मैदान में सावधानी से चलते हुए अपने कूल डाउन टाइमर को देखते रहा। उसकी छुपी हुई छाया की क्षमता अभी तैयार नहीं थी, इसलिए उसे बॉस की कमजोरी का इंतजार करना पड़ा। योजना सरल थी, सही समय का इंतजार करना, सटीक हमला करना और मॉन्स्टर के पलटवार से पहले गायब हो जाना। कुछ क्षण बाद प्राणी लड़खड़ाया, थोड़ी देर के लिए विचलित हो गया। यही मौका था। बिना इंतजार किए वह आगे बढ़ा। आगे बढ़ते हुए उसने अपने विश डार्ट कौशल का उपयोग किया। हमला पूरी तरह से लगा, जिससे 659 नुकसान हुआ। लगभग तुरंत ही विश ने काम करना शुरू कर दिया। राक्षस की सेहत प्रति सेकंड 219 नुकसान से कम होने लगी। खतरा देखकर राक्षस भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन किन फेंक उसे भागने नहीं देने वाले थे। वह बारीकी से पीछा कर रहे थे। उनकी आंखें केंद्रित और दृढ़ थीं। राक्षस लगभग हार चुका था। उसकी भागने की कोशिश बेकार थी। एक तेज हरकत में किन फेंक गायब होकर राक्षस के सिर पर प्रकट हुए और उसे जमीन पर पटक दिया। सिस्टम ने तेजी से उसकी जीत की पुष्टि की। उसने सिल्वर रैंक बॉस को हरा दिया था। उसके सामने कई सूचनाएं आ गईं। उसे कुल 1800 अनुभव अंक मिले और तुरंत ही 3 से 5 स्तर पर पहुंच गया। उसे 4 विकास अंक और आश्चर्यजनक 124 दिन की विनिमय जीवन अवधि भी प्राप्त हुई। वह हंसा, यह देख प्रकट हुई। उसके चेहरे पर राहत का भाव था। वह अंततः वापस आ गई थी। यह सब वांग मेंग की वजह से था। जैसे ही बाकी टीम पीछे पीछे आई, उन्होंने उनका धन्यवाद किया और स्वीकार किया कि उनकी नेतृत्व के बिना वे स्तर 3 तक नहीं पहुंच पाते और सुरक्षित वापस नहीं आ पाते। लेकिन वांग मेंग ने उनकी प्रशंसा को हल्के में लिया, कहते हुए कि उनकी प्रगति सभी के मेहनत का नतीजा थी। हालांकि जादूगरनी इस बात का मलाल नहीं छोड़ सकती थी। उसने अफसोस में सांस ली। काश उसने जंगल में किन फेंक को दोस्त के रूप में जोड़ लिया होता। उसने सोचा शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उस समय कीचड़ में लिपटी हुई थी। उसकी साथी ने एक शरारती मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त किया, कहा कि उसकी नई पोशाक में वह बहुत अच्छी लग रही है और निश्चित रूप से वह रहस्यमय खिलाड़ी उसे फिर से अस्वीकार नहीं करेगा। जैसे ही वे बातचीत कर रहे थे, एक सिस्टम घोषणा शहर में गूंज उठी। लीडर बोर्ड अपडेट हो गया था। शैडो स्तर 5 पर पहुंच गया था। ये खबर शहर में खिलाड़ियों को चौंका देने वाली थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि शैडो ने इतनी जल्दी स्तर 3 से 5 तक छलांग कैसे लगाई। इसका एकमात्र व्याख्यान यह था कि उसने अवश्य ही एक शक्तिशाली बॉस मॉन्स्टर को हराया होगा। एक अन्य खिलाड़ी ने उल्लेख किया कि बस 10 मिनट पहले उसने देखा कि शैडो आसानी से शहर के चौक में गियर बेच रहा था। और अब ये एक और आदमी ने कहा कि उसकी बहन अभी 18 साल की हुई थी और अगर शैडो को वह पसंद आती तो उनके परिवार के लिए यह बड़ी जीत होती, क्योंकि शैडो की मदद से लेवलिंग अप करना एक खेल परिवर्तक होता। उसके दोस्तों ने जल्दी से इस विचार को खारिज कर दिया, उसे याद दिलाते हुए कि शैडो को 10 मिलियन नकद में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसे मैच मेकिंग प्रोप में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वांग मिंग के शिविर में वापस उसकी टीम चिंतित होने लगी थी। उन्होंने अभी स्तर 3 तक पहुंचने का जश्न मनाया था, लेकिन पता चला कि शैडो पहले ही बहुत आगे बढ़ गया था। लेकिन वांग मिंग शांत रहा। उसने उन्हें फिलहाल अपनी चिंताएं एक तरफ रखने के लिए कहा। उन्हें लॉग आउट करना होगा, वास्तविकता में लौटना होगा और अपने परिवारों और दोस्तों को इस खतरनाक खेल के बारे में चेतावनी देनी होगी। जैसे ही उनके शरीर फीके पड़ने लगे, सिस्टम ने उनके लॉग आउट की पुष्टि की। वांग मेंग के अंतिम शब्द गंभीर थे। अगर दुनिया अराजकता की ओर बढ़ रही थी तो उन्हें अपने प्रियजनों को तैयार करना होगा। दृश्य वास्तविक दुनिया में बदल गया। वांग मेंग की आंखें खुली और एक आवाज ने जल्दी से कप्तान को बुलाया। वह सिर्फ कोई नहीं था,
किसी खिलाड़ी वांग मंग एक पुलिस अधिकारी थे। उनके साथी अधिकारी चिंतित होकर उनकी तरफ दौड़े। एक ने स्वीकार किया कि वे डरे हुए थे क्योंकि बिना होश के उनके शरीर ने पारदर्शी होना शुरू कर दिया था। भयानक सच्चाई स्पष्ट थी, अगर कोई खिलाड़ी खेल में मर जाता या उनकी सारी जिंदगी खो जाती तो वे सिर्फ लॉग आउट नहीं होते, वे वास्तविक दुनिया से गायब हो जाते। मगर उस भयानकता पर विचार करने का समय नहीं था। वांग मंग उठे और सबको इकट्ठा होने को कहा क्योंकि कुछ गंभीर हुआ था। कोई वांग मंग से उनके रिपोर्ट के बारे में पूछता है। वांग मंग समझाते हैं कि उन्होंने और उनकी टीम ने एक पार्टी बनाई और हर सदस्य की एक गुप्त पेशा थी जो खेल में एक बड़ा फायदा था। फिर भी उन्हें लगभग एक ही राक्षस ने खत्म कर दिया था। उन्हें केवल अंतिम क्षण में एक अज्ञात खिलाड़ी शैडो द्वारा बचाया गया। वांग मंग पुष्टि करते हैं कि उनकी रिपोर्ट सही है। फिर वे शैडो की अद्भुत प्रगति का वर्णन करते हैं। जब शैडो ने उनकी मदद की वे स्तर 3 पर थे, लेकिन जब तक वांग मंग और उनकी टीम उस स्तर पर पहुंची, शैडो पहले ही स्तर 5 पर पहुंच चुका था, जो कि 2 स्तरों की बड़ी छलांग थी। इस खबर से उच्च पदाधिकारी चिंतित हो जाते हैं। उनमें से एक स्पष्ट प्रश्न पूछता है, क्या इसका मतलब है कि अब शैडो दुनिया का सबसे मजबूत खिलाड़ी है? वह इतनी जल्दी कैसे स्तर बढ़ा गया? अटकलबाजी शुरू होती है और वांग मोंग सुझाव देता है कि शायद शैडो ने कोई उच्च स्तरीय बॉस मॉन्स्टर को हराया या कुछ समान रूप से प्रभावशाली काम किया। एक और अधिकारी जो विवरण के बारे में जिज्ञासु है, एक असंगति पर ध्यान देता है। वांग मोंग के अनुसार जब शैडो ने उन्हें बचाया वह पहले से ही स्तर 3 पर था। अगर यह सच था तो वह बाकी की तरह लॉग आउट क्यों नहीं हुआ? क्या हो सकता है कि शैडो का वास्तविक दुनिया में कोई करीबी परिवार या दोस्त न हो जो उसका इंतजार कर रहे हो? एक महिला अधिकारी एक साहसी विचार प्रस्तुत करती है। वह सोचती है कि शैडो शायद एक स्थानांतरित व्यक्ति है जो अचानक प्रकट होता है और ऐसा लगता है जैसे शक्ति के लिए नियत हो, तेजी से मजबूत हो जाता है। वह कहती है कि स्थानांतरित व्यक्ति अक्सर अनाथ होते हैं, जो यह समझा सकता है कि शैडो वास्तविकता में क्यों नहीं लौटा। उसकी बात से कमरा शांत हो जाता है और उसने जो कहा उसकी गंभीरता को समझते हुए वह शर्म से लाल हो जाती है। एक वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित हुए बिना उसे एनईयू कहते हैं और गंभीर बातचीत के दौरान मजाक करने से रोकने के लिए कहते हैं। वह उसके विचार को खारिज कर देता है, ये कहते हुए कि उसने बहुत अधिक उपन्यास पढ़ लिए हैं। फिर मुख्य विषय पर लौटते हुए अधिकारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करता है। उच्च अधिकारियों से प्राप्त गुप्त रिपोर्टों से पता चलता है कि शोधकर्ता एक चिंताजनक पैटर्न का अध्ययन कर रहे हैं। कई बुजुर्ग लोग रहस्यमय तरीके से नींद में मर रहे हैं। जब शोधकर्ताओं ने इस डेटा की तुलना उन लोगों से की जो देवताओं के भूले बिसरे खेल से लौटे थे, तो उन्होंने कुछ चिंताजनक पाया। पता चला कि जो लोग अपनी नींद में मरे थे वे भी खेल में कई बार मर चुके थे। यह एक भयानक सच्चाई को दिखाता है। यदि खिलाड़ी का जीवन काल खेल में शून्य हो जाता है तो वे केवल वहाँ नहीं मरते, वे वास्तविक जीवन में भी मर जाते हैं। एक अधिकारी अपनी चिंता व्यक्त करता है, यह कहते हुए कि देवताओं का भूला हुआ खेल एक अपवाद है, कुछ ऐसा जो उनकी समझ से परे है। मुख्य अधिकारी सहमत होते हैं, यह सुझाव देते हुए कि वे उच्च आयामों से अज्ञात जीवों के आक्रमण का सामना कर सकते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है जब सभी इस भारी विचार को स्वीकार करते हैं। बिना समय गंवाए मुख्य अधिकारी महत्वपूर्ण मामलों की ओर बढ़ते हैं। वह सभी को बताते हैं कि उच्च अधिकारी, संभवतः सरकार, ने एक आपातकालीन आदेश दिया है। सभी अधिकारियों को अपनी अपनी जगहों पर वैनगार्ड टीम बनानी होगी और देवताओं के भूले हुए खेल में प्रवेश करना होगा और जितनी जानकारी मिल सके इकट्ठा करें। यह अब केवल पुलिस का मुद्दा नहीं है। सरकार इस अनोखे संकट से निपटने के लिए एक विशेष बल बना रही है। वह समस्या के वैश्विक स्तर को उजागर करता है। हर राष्ट्र इस नई वास्तविकता को समझने और उसका अन्वेषण करने के लिए दौड़ रहा है और पीछे रह जाना अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा खोने जैसा होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उन्हें किसी भी कीमत पर जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। मुख्य अधिकारी फिर अपना निर्णय घोषित करते हैं कि न्यू टीम 1 की कप्तान होगी। वह बिना झिझक इस भूमिका को स्वीकार कर लेती है। वांग मंग को उनके उप कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया है और उन्हें अपनी टीम के सदस्यों को चुनने की शक्ति दी गई है। वांग मंग ने सिर हिलाया, समझते हुए कि उनका मिशन कितना महत्वपूर्ण है। फिर प्रमुख अधिकारी ने शैडो की ओर ध्यान केंद्रित किया। वह रहस्यमय खिलाड़ी जिसे वांग मंग मिला था। वांग मंग की कहानी के आधार पर शैडो के इरादे बुरे नहीं लगते। इसी कारण से प्रमुख अधिकारी ने न्यू और वांग मंग को आदेश दिया कि वे उसे दोस्त बनाने की कोशिश करें। उनका लक्ष्य यह पता लगाना है कि शैडो वास्तव में कौन है और उसके साथ काम करना है। वो बताते हैं कि न्यू प्रभारी क्यों है। खेलों और कहानियों के बारे में उसकी गहन जानकारी उसे शैडो जैसे किसी की छानबीन के लिए सबसे अच्छी पसंद बनाती है, जिनकी क्षमताएं और क्रियाएं लगभग मिथकों जैसी लगती हैं। मुख्य अधिकारी को उम्मीद है कि न्यू और वांग मेंग शैडो को एक सहयोगी बना सकते हैं जो खेल में उनका प्रतिनिधित्व कर सके। यदि वे सफल होते हैं तो उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी तक पहुंच प्राप्त होगी जो उन्हें रणनीतिक लाभ दे सकती है। अन्य पुलिस अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी जनसामान्यिक घबराहट को रोकने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इसके साथ ही बैठक समाप्त होती है। जब सूरज ढलता है और शहर पर सुनहरी आभा डालता है तो अधिकारी आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार होते हैं। अगले दिन दृश्य एक हाई स्कूल में बदल जाता है जहां नायक की छोटी बहन अपने डेस्क पर बैठी सोच में डूबी होती है। उसके आसपास छात्र हाल की खबरों के बारे में उत्सुकता से बात कर रहे हैं। पास के एक छोटे समूह में एक चौंकाने वाली खोज के बारे में चर्चा हो रही है। चांग हुआ, वह छात्र जिसकी शरीर गायब होना शुरू हो गई थी, खेल में स्तर 3 तक पहुंच चुका है और सुरक्षित रूप से बाहर निकल चुका है। एक लड़की साझा करती है कि चांग हुआ ने कुछ महत्वपूर्ण बात का खुलासा किया। यदि एक ही जिले के कई लोग एक साथ सो जाते हैं तो वे सभी खेल में उसी स्टार्टर गाँव में पहुँच जाएंगे। ये खबर हलचल मचाती है।
खेल में स्टार्टर विलेज। यह खबर छात्रों में उत्साह और चिंता दोनों जगाती है। एक और लड़की चिंतित होकर कहती है कि यह काम नहीं करेगा। उसे लगता है कि उसे अपने माता पिता को खेल में लाना होगा। उन्हें गेमिंग का कोई अनुभव नहीं है और वह डरती है कि अगर वे बिना तैयारी के प्रवेश करते हैं तो कुछ हो सकता है। लेकिन एक और छात्र असहमत है, ये कहते हुए कि उन्हें अब भी अपने माता पिता को शामिल करने की जल्दी नहीं करनी चाहिए। उन्हें पहले मजबूत होने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि जरूरत पड़ने पर वे अपने परिवारों की रक्षा कर सकें। इस बीच नायक की छोटी बहन अपने फोन को देखते हुए गहरी सोच में और सोचा। उसके भीतर एक परेशान करने वाली निराशा बढ़ रही है। उसके भाई ने अब तक उससे संपर्क क्यों नहीं किया? देवताओं के भूले हुए खेल जैसी एक बड़ी चीज होने के साथ उसने उससे कम से कम एक संदेश की उम्मीद की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। उसने उसकी चिंता नहीं की या पहले उसे मारा था, उसके लिए माफी भी नहीं मांगी। ये बिल्कुल भी उसके जैसा नहीं था। पहले जब भी उनकी बहस होती या उसने उसे नाराज किया, वह हमेशा सुलह का रास्ता निकाल लेता था, लेकिन आज केवल चुप्पी थी। न कोई माफी, न चीजों को ठीक करने की कोशिश। यहाँ तक कि उनके माता पिता ने भी कभी उस पर हाथ नहीं उठाया था, फिर भी उसके भाई ने उसे मारा था। अब भी नाराज वह अपने कार्यों को सही ठहराने की कोशिश करती है। उसने बस एक कक्षा छोड़कर सॉन्ग 5 का कॉन्सर्ट देखने गई थी। क्या यह वाकई इतनी बड़ी बात थी? वह मुंह फुलाती है, ये तय करके कि जब तक उसका भाई कम से कम 1000 बार फोन कर माफी नहीं मांगता, वह उसे कभी माफ नहीं करेगी। उसकी नाराजगी जल्दी ही उत्साह में बदल जाती है जब वह सॉन्ग 5 के बारे में बात करना शुरू करती है। पीछे मुड़कर देखती है तो उसे खुशी होती है कि वह कल उसे देखने गई थी। जब देवताओं का भुला हुआ खेल शुरू हो जाएगा तो उसके पास उसके कॉन्सर्ट में जाने के ज्यादा मौके नहीं हो सकते। जैसे ही वह पिछली रात को याद करती है, उसके चेहरे पर एक सपने जैसा लुक आ जाता है। शो के दौरान वह उससे कितनी करीब थी, ये सोचते हुए वह स्टेज पर सॉन्ग 5 की कल्पना करती है और इस बात पर मुग्ध हो जाती है कि वह कितना अद्भुत था। फिर उसे कुछ एहसास होता है, अगर सोते समय हर कोई खेल की दुनिया में प्रवेश करता है तो इसका मतलब सॉन्ग 5 भी जाएगा। जैसे ही वह खेल में उससे मिलने की कल्पना करती है, उसका चेहरा लाल हो जाता है। क्या यह उसका मौका हो सकता है? क्या भाग्य आखिरकार उन्हें एक साथ ला रहा है? इस विचार से उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। जैसे ही वह सोने के लिए तैयार होती है, उसे अचानक कुछ याद आता है। शांग वई ने बहुत जल्दी स्तर 3 प्राप्त कर लिया था। इसका मतलब था कि वह शायद पहले ही एक विशेषज्ञ बन चुका था। अगर उसे खेल में अच्छा करना था तो उसे कुछ अच्छे सुझावों की जरूरत थी। इसलिए बिना संकोच के वह शांग वई को एक संदेश भेजती है और पूछती है कि क्या उसके पास कोई उपयोगी सुझाव है, इससे पहले कि वह खेल की दुनिया में प्रवेश करे। इसी बीच शांग गुआई अपने सहपाठियों के साथ होता है। जब उसे उसका संदेश मिलता है, वह अपने फोन को देखता है और मुस्कुराता है। वह स्थिति से आश्चर्यचकित है। कौन? किसने सोचा था कि नायक की छोटी बहन उससे सलाह मांगेगी? वह इसे एक बड़ी अवसर के रूप में देखता है। यह उसका मौका था, जो भी मतलब हो। शांग वई जल्दी से जवाब देता है, कहता है कि उसने सही व्यक्ति से पूछा है। वह एक महत्वपूर्ण गेम रहस्य साझा करता है। शुरुआत में उसे अपने सभी विशेषता अंक चपलता में डालने चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करती तो वह राक्षसों से बचने के लिए पर्याप्त तेज नहीं होगी। और लगातार वह पूछती है, क्या यह सच है? भले ही वह एक मैच क्लास चुनती हो। शांग वई उसे आश्वस्त करते हैं कि यह सच है। वे समझाते हैं चुस्ती मैच के लिए भी उपयोगी होती है। समझाते हैं क्योंकि यह कास्टिंग गति को बढ़ाता है, जो शुरुआत में महत्वपूर्ण है। अभी भी असमंजस में वह पूछती है कि अगर वह अपनी फुर्ती सुधारने के बाद भी नहीं जीत पाई तो क्या होगा? शांग वई आत्मविश्वास से उसे चिंतित न होने के लिए कहते हैं। जब तक उनके गांव में कोई स्तर 5 तक पहुंचता है, गांव की टेलीपोर्टेशन संरचना सक्रिय हो जाएगी, सभी प्रारंभिक गांवों को जोड़ते हुए। ऐसा होते ही वह उसे स्तर बढ़ाने में मदद करने के लिए एक यादृच्छिक पार्टी में शामिल हो सकती है और वह टेलीपोर्टेशन वृत्त सक्रिय होने पर उसे ढूंढ लेगा। ये सुनकर वह बहुत खुश महसूस करती है। अपने बिस्तर पर लेटी हुई वह अपने आप में मुस्कुराती है, सोचती है कि शांग वई जैसे लोग कितने काम के होते हैं। इसी तरह से उसने किसी को अपनी मदद के लिए पा लिया है। जैसे ही वह सोने लगती है, एक और विचार आता है। यह है वह अपने भाई से पहले खेल में शामिल होगी, तेजी से स्तर बढ़ाएगी और मजबूत बन जाएगी। जब उसका भाई आखिरकार शामिल होगा तो वह सुनिश्चित करेगी कि उसे मुश्किल समय मिले। कोई मदद नहीं, कोई समर्थन नहीं, उसे खुद ही प्रबंधन करना होगा। अपनी योजना से खुश वह सो जाते हैं और आने वाले रोमांच के लिए उत्सुक रहते हैं। दृश्य फिर से खेल की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जहां नायक पराजित बॉस राक्षस से मिले लूट के ऊपर खड़ा होता है। खजाने में से एक चमकती हुई गेंद उसकी नजर में आती है। जब वह इसे उठाता है तो एक सिस्टम सूचना प्रकट होती है, जिसमें कहा गया है कि उसने श्रापित रिंग प्राप्त की है, एक सुनहरा टी, आपकी वस्तु। फिर प्रणाली इसकी विशेषताओं का विवरण देती है। अंगूठी किसी भी व्यक्ति द्वारा उपयोग की जा सकती है और सभी विशेषताओं को 8 अंक तक बढ़ाती है। यह डार्क तत्वीय प्रतिरोध को 26 अंक तक बढ़ाती है और कमजोर बिंदु के हमलों को 1.5 गुना अधिक मजबूत बनाती है। लेकिन इसे पहनने के लिए कम से कम स्तर 4 होना आवश्यक है। लाभों को देखते हुए नायक देखता है कि कुल बढ़त 32 अंक है, 3 बार लेवल अप करने के समान अंक। इसके अलावा अंगूठी की डार्क प्रतिरोध कई दुश्मनों के खिलाफ सहायक होगी और कमजोर बिंदु हमले का बूस्ट एक अच्छा बोनस है। यह जानकर वह शापित अंगूठी को अपनी यात्रा के लिए एक मूल्यवान वस्तु के रूप में देखता है। वह अपने नए आइटम के बारे में अधिक सोच पा रहा था कि एक और सिस्टम अधिसूचना दिखाई देती है, जिसमें कहा गया है कि उसने एक नई कौशल सीखा है, जिसे इंस्टेंट शैडो स्लैश कहा जाता है, जो एक सिल्वर टियर की हत्यारा प्रकार की क्षमता है। सिस्टम इसके काम करने के तरीके को समझाता है। जब उपयोग किया जाता है तो यह कौशल एक दिशा में कई बार हमले करता है, 15 मीटर तक पहुंचती है। ये 5 सेकंड के लिए अस्थायी अमृता भी देता है और 2.1 मीटर चौड़े रास्ते में सभी दुश्मनों को 3 बार मारता है। प्रत्येक प्रहार करता है 100 नुकसान और बैकस्टैब के रूप में गिना जाता है, लेकिन यह कमजोर बिंदुओं पर चोट नहीं करता। इस कौशल की 12 सेकंड की शीतलन अवधि है। यह देखकर कि यह क्षमता कितनी उपयोगी है, नायक जानता है कि यह तात्कालिक अदृश्यता के बोनस के साथ एक मजबूत क्षेत्र हमला है। वह तेजी से इस कौशल को सीख लेता है। कुछ विकास बिंदु बचने पर वह अपने एक महत्वपूर्ण कौशल लालची
सिस्टम 8 विकास बिंदु लेता है और कौशल को जेड रैंक से हीरा रैंक में उन्नत करता है। ग्रीडी हैंड के प्रभाव में बड़ा बढ़ावा मिलता है। पराजित राक्षसों से अतिरिक्त लूट पाने की संभावना 160% से बढ़कर 220% हो जाती है और उस लूट के एक स्तर ऊपर होने की संभावना 20% से बढ़कर 40% हो जाती है। इस उन्नति के बारे में सोचकर नायक समझता है कि इस सुधार के साथ अब उसे प्रत्येक दुश्मन से 2 लूट के आइटम मिलेंगे। प्रत्येक हत्या को 3 गुना अधिक फायदेमंद बनाना। अपनी शेष उत्क्रांति बिंदुओं को बर्बाद नहीं करना चाहते हुए वह इंस्टेंट शैडो स्लैश को 3 स्तरों से अपग्रेड करता है। सिस्टम 3 उत्क्रांति बिंदुओं को लेता है, उसे सिर्फ एक के साथ छोड़ देता है। कौशल तेजी से विकसित होता है, सिल्वर रैंक से गोल्ड रैंक में जाता है और अंत में प्लेटिनम रैंक तक पहुंचता है। कौशल की हमले की सीमा बढ़ रही है, 15 मीटर से 21 मीटर तक बढ़ रही है, जिससे अधिक अवसर मिलते हैं। अब अदृश्यता 7 सेकंड तक रहती है, जिससे उसे थोड़ी और सुरक्षा मिलती है। वार की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो गई है, जो अपने 3.1 मीटर विस्तृत पथ में सभी दुश्मनों को मार रही है। कूलडाउन अब थोड़ा कम है, 12 सेकंड से घटकर 10.43 सेकंड हो गया है, जो इसे थोड़ा अधिक प्रभावी बनाता है, लेकिन फिर भी इसका सावधानी पूर्वक उपयोग करने की आवश्यकता है। अब प्रत्येक स्ट्राइक 200 डैमेज करती है, जो इसकी पूर्ववर्ती शक्ति को दोगुना कर देती है। हर हमला अब बैकस्टैब की तरह गिना जाता है। बैकस्टैब स्किल इफेक्ट को ट्रिगर करता है, भले ही यह कमजोर बिंदुओं पर नहीं लग सकता। इन उन्नयनों को देखकर नायक जानता है कि यद्यपि कूलडाउन बहुत कम नहीं हुआ है, कौशल की उसे अधिक समय तक अदृश्य रखने की क्षमता लड़ाइयों में बड़ा लाभ हो सकती है। बाकी की लूट को देखकर वह जल्दी से देखता है कि अधिकांश उपयोगी नहीं है, लेकिन एक आइटम विशेष रूप से ध्यान खींचता है। एक रजत स्तरीय योद्धा कौशल किताब बैटल। वह जानता है कि इसे बेचने से उसे अधिक कारोबार योग्य जीवन मिलेगा। जैसे ही वह लूट की जांच खत्म करता है, वह कुछ हिलता हुआ नोटिस करता है। आसपास मुड़ते ही वह देखता है कि 3 विशाल प्राणी उसकी ओर आ रहे हैं। बिना देर किए वह उन्हें स्तर 4 लिम्ब क्रॉलर पहचानता है, कुरूप और खतरनाक राक्षस। डरे बिना वह इसे अपनी सुधारित कौशल का प्रयास करने का अच्छा मौका मानता है। वह जल्दी से इंस्टेंट शैडो स्लैश सक्रिय करता है। एक झटके में वह धुंधला हो जाता है। तेज कट के सिलसिले को शुरू करता है, जो जीवों को आसानी से चीर देता है। लिम्ब क्रॉलर्स प्रतिक्रिया करने से पहले ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही धूल बैठती है, एक सिस्टम सूचना पॉपअप होती है। उनकी हार की पुष्टि करते हुए सिस्टम उसकी जीत को रिकॉर्ड करता है। उसे 80 अनुभव बिंदु और एक अतिरिक्त 5 दिन का व्यापार योग्य जीवन काल एक रॉक के रूप में देता है। अंत के बाद खड़ा हुआ एक काली डरावनी आभा नायक को घेर लेती है। वह शांति से अपनी नई शक्ति के बारे में सोचता है, ये महसूस करते हुए कि दुश्मनों को हराने की उसकी क्षमता में काफी सुधार हुआ है। वह एक रणनीति के बारे में सोचता है, यह समझते हुए कि यदि वह अपनी पॉइजन डार्ट कौशल के साथ इंस्टेंट शैडो स्लैश का उपयोग करता है, तो वह युद्ध शुरू होने से पहले ही जीत सकता है। अपनी व्यापार योग्य जीवन अवधि को जांचते हुए वह देखता है कि उसके पास 618 दिन है, लेकिन अपनी गेम स्किल्स और गियर को वास्तविक दुनिया में लाने के लिए उसे कम से कम 900 दिनों की जरूरत है, या लगभग 2.5 वर्षों की। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए वह अपने अगले कदमों की योजना बनाता है। सबसे पहले अपनी इन्वेंट्री में मौजूद सभी कीमती वस्तुओं को बेचें। अगर सब कुछ ठीक चला तो वह आवश्यक जीवन काल को जल्द ही प्राप्त कर सकता है। जैसे ही वह स्तर 10 पर पहुंचता है, वह अंततः वर्चुअल और वास्तविक दुनिया को जोड़ सकता है। दृश्य नायक के वापस शुरुआती शहर की ओर लौटने की ओर बदलता है। अदृश्य होने के कारण उसकी छिपी छवि कौशल की वजह से चुपचाप चलते हुए वह पास की बातचीत सुनता है। एक व्यक्ति एक महिला को स्तर 3 तक पहुंचने पर बधाई देता है और उसे एक वादे की याद दिलाता है। हुआ उनको देखते हुए वह देखता है कि यह लिजी और लाओ माओ है। उनकी बातचीत से पहले की गई डील का पता चलता है। लाओ माओ ने लिजी को स्तर 3 तक पहुंचने में मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, ताकि वह खेल से लॉग आउट कर सके, बदले में 5 मिलियन नकद में। अब जब वह अपने लक्ष्य तक पहुंच गई है, लाओ माओ अपने भुगतान की उम्मीद कर रहा है। लिजी उसे आश्वस्त करती है, पूछते हुए कि क्या वह वास्तव में सोचता है उसके पिता की कंपनी डोइंग इंडस्ट्री इतनी छोटी राशि नहीं बचा सकती। वह उसे बताती है कि वह लॉग आउट करेगी और असली दुनिया में लेन देन संभालेगी। जाने से पहले वह लाओ माओ को अपना फोन नंबर देती है और उसे लॉग आउट करने के बाद संपर्क करने को कहती है। फिर वह एक और पेशकश करती है। वह उसकी सभी व्यापार योग्य जीवन प्रत्याशा खरीदना चाहती है। प्रत्येक दिन के लिए 10,000 नकद की पेशकश कर रही है। लाओ माओ उत्सुकता से सहमत होता है। इस पैसे को लेकर उत्साहित है जो वह कमाएगा। एक आत्मसंतुष्ट शक्ल के साथ वो कहता है कि किंग फैन कितना मूर्ख था जो लिजी की पेशकश पर ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि वे इस सौदे के बारे में तब और बात कर सकते हैं जब वे वास्तविकता में मिले। उनके द्वारा देखे बिना किंग फेंग चुपचाप उनके बीच से गुजरता है, स्पष्ट रूप से छिपे हुए। लाओ माओ किंग फेंग की उपस्थिति से अनजान खेल में जीवन काल के महत्व को नजरअंदाज करते हैं। उसे लगता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह जीवन काल को उतनी ही आसानी से इकट्ठा कर सकता है जितनी आसानी से इन गेम मुद्रा को। उसके लिए खेल की उपलब्धियों को वास्तविक दुनिया के पैसे में बदलना सबसे अच्छी रणनीति है, और वह इसे समझने के लिए खुद को चतुर मानता है। दृश्य प्रारंभिक शहर में बदल जाता है, जहाँ किंग फेंग टेलीपोर्टेशन गेट के सामने खड़ा है। जैसे ही वह अपना हाथ बढ़ाता है, गेट चमकदार नीले ऊर्जा से चमकने लगता है। जैसे ही रोशनी तेज होती है, एक शहर और उसे एक प्रतिष्ठा बिंदु प्रदान करना। प्रणाली समझाती है कि वह टेलीपोर्टेशन गेट का उपयोग दिन में एक बार मुफ्त में कर सकता है, लेकिन अधिक उपयोग करने के लिए वह व्यापार योग्य उम्र का उपयोग करना होगा। हालांकि चूंकि खेल में कोई अन्य टेलीपोर्टेशन गेट्स अभी सक्रिय नहीं है, ये फिलहाल उपयोगी नहीं है। किंग फांग टेलीपोर्टेशन सिस्टम के बारे में सोचते हैं, ये जानते हुए कि यह 2 तरफा व्यवस्था है। केवल एक पक्ष को सक्रिय करने से मदद नहीं मिलती। किसी अन्य खिलाड़ी को किसी अन्य प्रारंभिक कस्बे में स्तर 5 तक पहुंचकर अपने गेट को सक्रिय करना होगा ताकि ये काम करे।
वह याद करता है कि अपने पिछले जीवन में सॉन्गफी फायरफ्लाई टाउन में था। आगे रहने के लिए वह एक वेदी तैयार करता है जो उसे तुरंत सतर्क कर देगी जब कोई फायरफ्लाई टाउन गेट को सक्रिय करेगा। वह सिर्फ इंतजार नहीं कर रहा है, वो तैयार हो रहा है। जैसे ही वो गेट सक्रिय होगा, वह सॉन्गफी का सामना करने के लिए तैयार होगा। जैसे जैसे वह शहर में और गहराई में जाता है, उसके विचार उसके मुख्य लक्ष्य पर हैं। हालांकि कस्बों के बीच टेलीपोर्ट करना अधिकांश खिलाड़ियों के लिए महत्वपूर्ण है, वह जानता है कि असली चुनौती अब भी आगे है। उसका असली उद्देश्य स्तर 10 तक पहुंचना और भगवान की परित्यक्त दुनिया में प्रवेश करना है, जहां वह अंततः अपनी शक्ति को सक्रिय कर सकता है। तभी उस अभिशप्त खेल की वास्तविक चुनौती शुरू होगी। थोड़ी देर बाद वह अपनी दुकान लगाता है और एक सिस्टम सूचना प्रकट होती है, जिससे आसपास के सभी खिलाड़ियों को पता चलता है कि वह उपकरण बेच रहा है और कौशल पर केवल 10 सेकंड के लिए। ये पहले आओ पहले पाओ का मौका है। प्रतिक्रिया तुरंत होती है। खिलाड़ी उत्साहित हो जाते हैं, उसकी ओर तेजी से बढ़ते हैं और उसे विशेषज्ञ कहते हैं। कुछ कहते हैं कि वे इस पल का इंतजार कर रहे थे, इसे हासिल करने के लिए व्यापार योग्य आयु बचा रहे थे। एक खिलाड़ी गर्व से बताता है कि उसने 150 दिन की आयु बचा रखी है, जबकि दूसरा याद करता है कि पिछली बार जब किंग फेंग ने दुकान लगाई थी, उसने एक आइसिकल स्पेल बेचा जिसने खरीदार ग्रे को रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचने में मदद की। एक और खिलाड़ी रोमांचित होकर एक सिल्वर टियर कौशल पुस्तक खोजता है जिसे बैटल रोवर कहा जाता है, जो केवल योद्धाओं के लिए होती है, और बिना किसी झिझक के इसे खरीदने का फैसला करता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जिसमें पुष्टि होती है कि बैटल रोवर कौशल पुस्तक 300 दिनों की व्यापार योग्य जीवन काल के बदले बेची गई है। आसपास के खिलाड़ी स्तब्ध है। एक सवाल करता है कि क्या एक स्किल बुक वाकई इतनी महंगी है। दूसरा खिलाड़ी उसे खारिज करता है, समझाते हुए कि बैटल रोवर योद्धा की राक्षसों की खेती करने की क्षमता को बहुत बढ़ाता है। इस कौशल के साथ 300 दिनों की व्यापार योग्य आयु को 2 दिनों से कम समय में वापस अर्जित किया जा सकता है, जिससे यह एक बहुत ही समझदारी भरी खरीद बन जाती है। किंग फेंग की पेशकश का मूल्य समझते हुए बाकी खिलाड़ी आगे बढ़ते हैं, कुछ भी खरीदने के लिए उत्सुक होते हैं इससे पहले कि वो सिर्फ कुछ सेकंड में सब कुछ बिक गया। अपनी सिस्टम विंडो देखते हुए किंग फेंग अपनी कमाई जांचते हैं। सिर्फ 1 मिनट में उन्होंने 650 दिनों की ट्रेडेबल जीवन काल इकट्ठा कर ली। उसकी कुल आयु को 2174 दिन पर पहुंचाने के बावजूद वह संतुष्ट नहीं है। ताकि अपनी विशेषताओं, कौशल और उपकरणों को वास्तविक दुनिया में ला सके, उसे जीवन काल की ओर आवश्यकता है। इस बीच कुछ खिलाड़ी शिकायत करते हैं कि उन्हें कुछ खरीदने का मौका नहीं मिला। वे पूछते हैं क्या वह फिर से यहाँ दुकान लगाएगा, और वह पुष्टि करता है कि वह ऐसा करेगा। अचानक एक महिला खिलाड़ी उसे पुकारती है, कहती है कि उसके पास एक खजाना है और पूछती है कि क्या वह सौदा करने में दिलचस्पी रखता है। जब वह मुड़कर देखता है तो उसे पहचानता है, वह वांग मेंग की टीम की सदस्य है। सिस्टम तेजी से खजाने की पहचान करता है, जो एक स्पेस रिंग है जिसमें 12 इन्वेंट्री स्लॉट है। ये जोड़ता है कि यह रिंग किंग फेंग के बैकपैक या उपकरण में जगह नहीं लेती। किंग फेंग क्षण भर के लिए स्तब्ध रह जाते हैं। वह जानता है कि अंतरिक्ष रिंग का असली मूल्य क्या है। यह एक दुर्लभ भंडारण वस्तु है जो रिंग या बैकपैक स्लॉट का उपयोग नहीं करती। चूंकि खिलाड़ी केवल 3 भंडारण बैकपैक ही ले जा सकते हैं, ऐसी वस्तु अमूल्य होती है। वह समझता है कि जबकि अंतरिक्ष रिंग तकनीकी रूप से किसी भी राक्षस से मिल सकती है, संभावना बेहद कम है। ये बात आश्चर्यजनक है कि इस लड़की ने अपने लाभ पेशे के साथ खेल में इतनी जल्दी एक प्राप्त कर लिया। उसकी किस्मत अविश्वसनीय है। बिना देरी किए वह अंगूठे की कीमत पूछता है, पहले से ही इसकी असली कीमत समझते हुए। अपने पिछले जीवन में 12 स्लॉट की ऐसी अंतरिक्ष रिंग एक चौंकाने वाले 3600 दिन के व्यापार योग्य आयु के लिए बिकी थी। लेकिन जीवन काल पूछने के बजाय लड़की उसे अपने प्रस्ताव से चौंका देती है। वह उसकी जीवन काल बिल्कुल नहीं चाहती। इसके बजाय वह उसे मित्र के रूप में जोड़ने और उसके साथ मिलकर एक बॉस राक्षस को हराने का प्रस्ताव देती है। किंग फेंग तुरंत ही सहमत हो जाते हैं और एक सिस्टम सूचना पॉपअप होती है जो पुष्टि करती है कि खिलाड़ी बिग प्लम ने उसकी मित्रता अनुरोध स्वीकार कर लिया है। जैसे ही वे शेल टाउन छोड़ते हैं, किंग फेंग प्लम से उस बॉस मॉन्स्टर के बारे में पूछते हैं जिससे उसे मदद की जरूरत है। प्लम बताती है कि यह एक गोल्ड टियर बॉस है, लेकिन उसने उसका नाम नहीं पकड़ा क्योंकि वह बहुत दूर था। वह कहती है कि यह एक जर्जर नाव पर स्थित है। किंग फेंग हैरान है, क्या यह गोल्डन घोस्ट शिप हो सकता है? वह जानते हैं कि यह जहाज एक दुर्लभ विशेष बॉस है जो किसी भी स्तर पर दिखाई दे सकता है। इसकी उपस्थिति की दर बहुत कम है, लेकिन जब यह पहले प्रकट हुआ था तो इसके द्वारा गिराए गए मजबूत गियर के लिए बड़े गिल्ड्स में जबरदस्त लड़ाई हुई थी। सिर्फ इस राक्षस को देख लेने भर से एक बड़ी लड़ाई शुरू हो सकती है। लेकिन प्लम जो कहती है उससे उसे लगता है कि यह गोल्डन घोस्ट शिप का संस्करण शायद स्तर 5 के आसपास है, जिससे इसे हराना सबसे आसान होगा। फिर भी वह सोचता है कि प्लम ने इतने दुर्लभ बॉस को शुरुआती शहर के इतने पास कैसे पाया। वह इसे समझने की कोशिश करते हुए विचार करता है। अंतरिक्ष रिंग वांग मेंग की टीम के साथ उसका संबंध ऐसा लगता है जैसे सोने की श्रेणी का बॉस भाग्यवश प्रकट हुआ हो। उसे एक विचार आता है, क्या वह उसके पिछले जीवन की अफवाहित कोई मछली हो सकती है? उसे पहले की बातें याद आती हैं। लोग कहते थे कि वांग मेंग की टीम में किसी के पास पागल भाग्य था। दुर्लभ बॉस, खजाना चेस्ट, छुपे हुए महल और प्राचीन मंदिर केवल भटकने से खोज रहे हैं। वह सोचता था कि यह केवल उनकी असली जानकारी छुपाने के लिए एक छलावा है, लेकिन अब प्लम को देखकर उसे एहसास होता है कि अफवाहें सच थीं और वह उसके सामने है। वह विचार में उसे घूरता है, यह समझने की कोशिश कर रहा है कि इसका सब क्या मतलब है। प्लम उसकी नजर को देखती है, शर्मा जाती है और पूछती है कि वह उसे ऐसे क्यों देख रहा है। होश में आकर किंग फेंग कहता है कि कुछ नहीं है और उनकी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है। जब वे शुरुआती शहर के मुख्य द्वार से गुजरते हैं, एक आदमी जिसका नाम वे
पास में छिपी एक आकृति को नहीं देख पाते। एक गंजा खिलाड़ी पेड़ के पीछे छिपा हुआ है, उनकी हर हरकत को देख रहा है। दृश्य एक कठिन दिखने वाले खिलाड़ियों के समूह की ओर बदल जाता है, जहाँ लंबे बालों वाला आदमी गंजे खिलाड़ियों के सामने खड़ा होकर अधिकार पूर्वक बात कर रहा है। वह अपने पिछले विजय के बारे में बात करता है, जैसे कि अपनी टीम को रेत के शहर के अधिपति पर विजय दिलाना। विश्वास के साथ वह गंजे खिलाड़ियों से कहता है कि अगर वे उसका अनुसरण करेंगे तो वह सुनिश्चित करेगा कि वे खेल में सफल हों। उसके और कुछ कहने से पहले गंजा खिलाड़ी जो किंग फेंग को देख रहा था दौड़कर वापस आता है और रिपोर्ट करता है कि लक्ष्य एक लड़की के साथ शहर छोड़ चुका है। बॉस मुस्कुराता है। वह इस खबर पर हंसता है, सोचते हुए कि किंग फेंग सिर्फ एक और युवा लड़का है। खूबसूरत चेहरे से आसानी से विचलित हो जाता है। बिना किसी देरी के वह अपने समूह को इकट्ठा करता है और उन्हें आगे बढ़ने का आदेश देता है। यह उनके कदम उठाने का समय है। इस बीच शहर के बाहर जब वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं, किंग फेंग अपनी शर्तों के बारे में बात करता है प्लम के दल की मदद करने के लिए। वह कहता है कि अगर बॉस ऐसे उपकरण या कौशल की किताबें गिराता है जो प्लम उपयोग कर सकती है तो वे उसके पास जाएंगी, लेकिन बाकी सब उसका होगा। प्लम एक पल के लिए सोचती है और फिर पूछती है कि बाकी पार्टी के सदस्य जैसे वांग मिंग इस सौदे से क्या मिलेगा। शिंग फेंग समझाते हैं कि चूंकि पार्टी के अलग अलग भूमिकाएं हैं, इसलिए इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हत्यारे के लिए उपकरण मिलेगा। अगर ऐसा होता है तो वह यूं ही लड़ता रहेगा, जो उचित नहीं होगा। उसकी बात समझते हुए प्लम उसकी शर्तों से सहमत हो जाती है, लेकिन एक छोटी सी आग्रह करती है। अगर कोई उपकरण उसके कप्तान या अन्य पार्टी सदस्यों के लिए गिरता है तो वह पूछती है कि क्या वह उसे रियायत पर बेच देगा। किंग फेंग सहमत हो जाता है। शर्तें तय होने के बाद प्लम कहती है कि वे बॉस के स्थान पर जाएंगे जब वांग मंग और उसकी पार्टी के बाकी सदस्य खेल में फिर से प्रवेश करते हैं। लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एहसास होता है कि वह नहीं जानती कि वे कहाँ जा रहे हैं। यह केवल तब होता है जब किंग फेंग आखिरकार उसे उनके गंतव्य के बारे में बताता है कि उसे समझ में आता है वे अब गोल्ड टियर बॉस मॉन्स्टर से लड़ने जा रहे हैं। हुआमी है। ये विचार पागलपन जैसा लगता है। किंग फेंग एक हत्या करने वाला है और वह एक जादूगर है। वह अदृश्य हो सकता है, लेकिन वह इतनी मजबूत दुश्मन से एक बार नहीं झेल सकती। इस समय सिर्फ उन दोनों के साथ एक गोल्ड टियर बॉस का सामना करना एक आत्मघाती इच्छा जैसा लगता है। लेकिन चिंग फेंग शांत और आत्मविश्वास से भरा रहता है। वह बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वह लड़े। उसकी योजना है कि वह अकेले ही बॉस का सामना करे, जबकि वह सुरक्षित दूरी से देखे। भले ही वह आत्मविश्वासी है, प्लम को विश्वास करना मुश्किल लगता है। उसे पता है कि वह ताकतवर है, लेकिन अकेले गोल्ड टियर बॉस को हराना सुना नहीं गया है। जैसे ही वह उससे और सवाल पूछने की सोच रही होती है, किंग फेंग अचानक रुक जाता है। कुछ महसूस करते हुए मुस्कुराकर बिना कुछ कहे वह अपनी लेटेंट इमेज स्किल का उपयोग करता है और हवा में गायब हो जाता है। प्लम स्तब्ध रह जाती है। वह इधर उधर देखती है, यह समझने की कोशिश करती है कि क्या हुआ। क्षण भर पहले वह उसके पास था और अब वहाँ केवल खाली जगह है। उलझन में वह उसे पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं है, बस खामोशी। इस बीच एक पेड़ के पीछे छुपे हुए गंजे खिलाड़ियों का समूह किंग फेंग और प्लम को दूर से देखता रहता है। उनके नेता के चेहरे पर स्मिट है। उसे पूरा विश्वास है कि उनके पास बढ़त है, लेकिन फिर खिलाड़ियों में से एक को कुछ अजीब लगा। किंग फेंग गायब हो गया है। भ्रमित होकर वे अपने बॉस की ओर देखते हैं कि क्या करना है। बिना अधिक सोचे समझे वह इसे नजरअंदाज कर देता है। सोचता है किंग फेंग ने प्लम को धोखा दिया होगा और उसे अकेला छोड़ दिया होगा। शैतानी हंसी के साथ वो अपने आदमियों को आगे बढ़ने का आदेश देता है। पहले प्लम को पकड़ने की योजना बना रहे थे और उसके बाद मजे करने का। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, उनका बॉस उन्हें यह याद दिलाता है कि उसके साथ बने रहने का मतलब है अच्छी जिंदगी। अब वह दावा करता है, यहाँ तक कि महिलाएं भी उनकी झोली में गिर रही हैं। लेकिन जैसे ही वे करीब पहुँचते हैं, एक धुंधली आकृति ठीक उनके सामने दिखाई देती है। नेता रुक जाता है। उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। जब वह अपने सामने घूमती हुई काली आभा को देखता है, उसकी आंखों में भ्रम झलकता है। यह क्या है? इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर सके, किंग फेंग अपनी इंस्टेंट शैडो स्लैश कौशल का उपयोग करता है और पलक झपकते ही सब खत्म हो जाता है। एक ठंडी चमक हवा में कटती है और समूह निर्जीव हो जाता है। उनके शरीर गिर जाते हैं। वे जानते भी नहीं कि क्या हुआ। किंग फेंग जैसे कि वापस अंधेरे में कदम रख रहा हो, बिना निशान के गायब हो जाता है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। उसके द्वारा किल्स की पुष्टि करते हुए 5 खिलाड़ी गिर गए, जिससे उसे 12 दिनों की ट्रेडेबल आयु मिली। वह उन शरीरों पर एक नजर डालता है, लेकिन उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं देता। उनका लूट बेकार है, ध्यान देने के काबिल नहीं। उसके लिए उन्हें मारना 2 निम्न स्तर के राक्षसों को गिराने जैसा था। जो कुछ हुआ उसका कोई निशान नहीं। किंग फेंग बेरुखी से प्लम के पास फिर से प्रकट होता है। प्लम, जो अभी तक नहीं जानती कि क्या हुआ, तुरंत उसके अचानक गायब होने के बारे में पूछती है। किंग फेंग कंधे उचकाते हुए कहता है, कुछ लोग उनका पीछा कर रहे थे, इसलिए उसने उन्हें वापस शहर भेज दिया। प्लम पहले तो संतुष्ट लगती है, लेकिन फिर उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह सवाल पूछने लगती है। वह मजाक करती है कि उसने सोचा था कि वो खुद को हल्का करने गया था और उसके अदृश्य होने के कौशल के बारे में सोचती है। इसके साथ ही वह मजाक करती है कि वह बिना देखे अपना काम कर सकते हैं। किंग फेंग उसे बीच में ही रोकते हैं। स्पष्ट रूप से बातचीत के अजीब मोड़ से खुश नहीं होते हैं। वह उसे ध्यान केंद्रित करने और वह मजाक में कहती है कि उसने सोचा कि वह खुद को हल्का करने के लिए गया था और उसके अदृश्य होने की कितनी उपयोगिता होगी, इस पर विचार करती है। इसके साथ वह मजाक करती है कि वह बिना देखे अपना काम कर सकता है। किंग फेंग ने उसे बीच में रोक दिया। स्पष्ट रूप से इस अजीब बातचीत से खुश नहीं है। वह उसे ध्यान केंद्रित करने और जल्दी करने के लिए कहते हैं। उन्हें गोल्ड टियर बॉस मॉन्स्टर तक पहुंचना है। उसी समय शेल टाउन में जमीन चमकने लगी और तभी किंग फेंग की बहन एक हीलर के रूप में प्रकट हुई। उसने जादुई छड़ी देखकर आश्चर्य में अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसने छड़ी उठाई, यह समझते हुए कि सब कुछ असली था, यहाँ तक कि वह चीजों को महसूस भी कर सकती थी। खिलाड़ी का ध्यान उस पर था, ये समझते हुए कि वह भी एक नई आने वाली थी। वह खुश थी क्योंकि उसे छिपा हुआ वर्ग बलिदान मिल गया था। ये सोचते हुए कि यह बहुत शक्तिशाली होना चाहिए, उसने पक्का विश्वास कर लिया कि इस क्लास के साथ वह सॉन्ग फेई का ध्यान आकर्षित कर लेगी। उसे चिंता थी कि सॉन्ग फेई अभी कहाँ है और क्या उसे शुरुआती बिंदुओं का रहस्य पता है। उसकी आंखों में क्रोध के साथ चमक आ गई इस विचार से कि किंग फेंग कहाँ गया हो सकता है।
वह हमेशा पूरे दिन उसकी देखभाल करता था, लेकिन जब महत्वपूर्ण क्षण आया तो उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता था। उसने इस बारे में सोचना बंद कर दिया क्योंकि अब उसके पास छिपी हुई क्लास थी और जियांग वेई ने उसे स्तर बढ़ाने में मदद करने का वादा किया था। अब से किंग फेंग को खुद ही संभालना होगा क्योंकि वह उसकी चिंता नहीं करने वाली थी। उसकी नजर लीडर बोर्ड पर टिक गई। यह देखकर वह स्तब्ध रह गई कि रैंक 1 शैडो स्तर 6 पर था। वह फ्यूरियस थी क्योंकि जियांग वेई केवल स्तर 3 पर था और फिर भी अपने शक्तिशाली होने का घमंड करता था, ये समझते हुए कि शैडो ही असली विशेषज्ञ था। उसने सोचा कि अगर वह शैडो के करीब रह सके तो वह झांग वेई से भी तेजी से स्तर बढ़ा सकती है। लेकिन उसके मन में एक सवाल आया, उसे उस विशेषज्ञ को खोजने के लिए कहाँ जाना चाहिए। थोड़ी दूर पर खिलाड़ियों का एक समूह बात कर रहा था। वे चिंतित थे क्योंकि वे श्वेंग से संपर्क नहीं कर सके। समूह का उपचारक, यह वांग मेन की टीम थी। वो जानता था कि उनके पास उसका इंतजार करने का समय नहीं था, इसलिए उसने पूछा कि क्या किसी के पास कोई विचार है। उनमें से एक कुछ चिंतित अंदाज में समझाया कि बिना उपचारक के वे दुश्मनों को मार नहीं सकते थे। दूसरे खिलाड़ी ने तर्क दिया कि वे शैडो जैसे विशेषज्ञ नहीं थे जो अकेले ही खेल सकते थे। सुझाव दिया कि किसी और उपचारक को ढूंढा जाए। जब वे समाधान खोजने की कोशिश कर रहे थे, किसी ने उनका अभिवादन किया और जब उन्होंने मुड़कर देखा तो उन्हें किंग फैंग की बहन नजर आई। उसके लिए यह अवसर एकदम सही था। मुस्कुराते हुए उसने पूछा कि क्या उन्हें एक हीलर की आवश्यकता है, यह प्रकट करते हुए कि उसके पास हिडन क्लास लाइफ सैक्रिफाइस है। इस बीच जंगल में किंग फैंग और प्लम एक चट्टान के ऊपर थे जिसके नीचे दलदल था, जहां उन्होंने सुनहरी भूत जहाज को छिपा हुआ देखा। शैडो स्नीक का उपयोग करके किंग फैंग हवा में गायब हो गया, प्लम से छुपने और घात का ध्यान रखने के लिए कहकर, जबकि वह बॉस से निपटने गया। प्लम ने थोड़ा भ्रमित होते हुए सिर हिलाया, लेकिन उसे सावधान रहने के लिए कहा। हमारा लड़का दलदल पर उतरा और एक प्रणाली विंडो दिखाई दी जो सूचित कर रही थी कि घोस्ट शिप के प्रभाव के कारण यह क्षेत्र हिंसक डोमेन बन गया है। जीवन काल में 100 गुना की दर हानि के साथ जल्दी गणना करते हुए किंग फेंग ने महसूस किया कि समय की तुलना में 100 गुना अधिक गति से यहाँ 15 मिनट रहना एक दिन के जीवन काल की खपत के बराबर था। उसके लिए इस प्रकार का हिंसक कालिक क्षेत्र विशेष प्रभाव नहीं डालता था। सिस्टम ने यह पता लगाया कि गोल्डन टीयर घोस्ट शिप स्तर 5 का बॉस है और फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। 45 मिनट और 25 सेकंड का टाइमर दिखाई दिया। किंग फेंग को कुछ आश्चर्य हुआ यह देखकर कि इस तरह के विशेष बॉस को हराने के लिए समय सीमा हो सकती है, लेकिन वह सौभाग्यशाली महसूस कर रहे थे क्योंकि अभी भी 45 मिनट बाकी थे। ये उसे मारने के लिए पर्याप्त समय था। इंस्टेंट शैडो स्लैश का उपयोग करते हुए किंग फेंग बिजली की तरह तेजी से चला, बॉस पर शक्तिशाली कट लगाते हुए जो कुल 1500 का नुकसान कर रहा था। जब बॉस ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है, किंग फेंग ने शैडो स्नीक को निष्क्रिय किया और एक वेनम डार्ट छोड़ा जो जहाज की घंटी को सीधे मारता है, सक्रिय करता है गंभीर हिट और छुपा हमला तोड़ देता है, जबकि जहर लगातार नुकसान कर रहा था। किंग फेंग ने बॉस से खुद को दूर कर लिया। सुनहरे भूत जहाज को चढ़ने के लिए कुछ चुनौतीपूर्ण बिंदु थे। सबसे पहले बहुत से लोग नहीं जानते थे कि इसकी कमजोरी क्या थी और मानते थे कि यह इसका कंकाल शरीर होगा या जहाज, लेकिन वास्तव में कमजोर बिंदु जहाज के सिरे पर स्थित भूत की आग वाली घंटी थी। जब इसकी कमजोरी पर हमला किया गया तो बॉस गुस्सा हो गया और उसने आसपास के पानी को नियंत्रित कर लिया। बॉस ने एक बड़ा ये हमला तैयार किया जिससे पानी के स्तंभ उभरने लगे। हमलों से बचते हुए किंग फेंग बॉस के करीब आने लगा। पानी के स्तंभों का नुकसान असामान्य रूप से अधिक था और प्रारंभिक चरण के योद्धा जो चांदी के कवच पहनते थे मुश्किल से एक आघात सह सकते थे। वह खुश था क्योंकि उसकी शैडो क्लास में उच्च फुर्ती थी, नहीं तो वह बच नहीं पाता। उसी समय दलदल से हाथ उभरे, भूत के रूप में जाने जाने वाले सड़ते झोंबी सतह पर आने लगे। किंग फेंग को याद आया कि जैसे ही एओई हमला खत्म होगा, बॉस 12 सड़ते हुए जल भूतों को बुलाएगा जो प्रत्येक चांदी स्तर की क्षमता रखते हैं। शैडो स्नीक की वजह से भूत किंग फेंग की उपस्थिति को नहीं पहचान सके क्योंकि वह उनके बीच में ही खड़ा था। 12 सड़ चुके पानी के भूत उग्रता से हमला करने वाले थे और अधिकांश दल उस समय तक फ्रेंजी में होते, और यदि यह पर्याप्त नहीं था तो स्वर्ण भूत जहाज हर 3 मिनट में एक सड़ा हुआ पानी का भूत बुलाता। यदि आप उन्हें निपटाने में पर्याप्त तेज नहीं थे तो उनकी संख्या केवल और बढ़ती जाती, जिसके परिणाम स्वरूप पूरी पार्टी का सफाया हो सकता था। लेकिन चूंकि वह उसमें रहा था, शुरुआत से ही दिखने वाला, वे उसे नहीं देख पाएंगे। उसे केवल सही कोण खोजना था। इंस्टेंट शैडो स्लैश का उपयोग करके उसने तेजी से चलना शुरू किया और एक बार में सभी भूतों को नष्ट कर दिया। जब हमारा लड़का राक्षसों से निपट रहा था, प्लम्प चट्टान से देख रही थी। वह कांप रही थी और लाल हो गई थी। यह समझ गई थी कि यही रैंक 1 विशेषज्ञ शैडो की ताकत थी। उसके लिए वह बहुत शक्तिशाली था क्योंकि वह बिना किसी निशान के प्रकट और गायब हो जाता था। पलक झपकते ही उसने बॉस के आधे से ज्यादा स्वास्थ्य को बिना किसी प्रतिक्रिया का मौका दिए ही खत्म कर दिया। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि किंग फेंग ने उससे चैट के जरिए बात की और उसे लिटिल ब्लैक नाम से संबोधित करते हुए खुलासा किया कि वह थोड़ी देर में मरने वाला है। उन्हें चौंकाते हुए आत्मविश्वास भरे भाव के साथ किंग फेंग ने कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है और उसे केवल उसके पुनर्जीवित होने का इंतजार करना है। प्लम्प घबरा गई क्योंकि उसने सोचा कि हमारे लड़के का फायदा था और उसने पूछा कि लिटिल ब्लैक कौन था। शांत होकर किंग फेंग ने पूछा कि क्या वह लिटिल ब्लैक नहीं थी। उसने समझाया कि उसका उपनाम बिग प्लम था और लिटिल ब्लैक नहीं, जो एक कुत्ते का नाम लगता था। किसी ने जोर से जमीन पर पैर पटका। वह वही आदमी था जिसे हमारे लड़के ने पहले मारा था। इस बार वह अपनी पूरी टीम के साथ आया था और लापरवाही के लिए गुस्से में था। अपने सुनहरे दिनों में वह एक के बाद एक महान व्यक्तियों को मारता था, लेकिन अब उसे एक छोटी लड़की द्वारा परेशान किया जा रहा था। उसके आदमियों में से एक दौड़ता हुआ आया और अच्छी खबर दी। उसने लड़की को चट्टान के किनारे पर पाया था, यह बताते हुए कि शैडो
शैडो का हरामी चट्टान के नीचे अकेले बॉस को चुनौती दे रहा था। नेता संकल्प से भरा था और सोचा कि वे उसे मार सकते हैं क्योंकि इस बार वह अपनी पूरी टीम के साथ आया था। दलदल में बॉस गुस्से में था और जहाज की घंटी चमक रही थी। किंग फेंग चरण 4 में था और उससे निपटना सबसे मुश्किल था। बॉस ने चप्पू उठाया जिससे शक्तिशाली लहरें उत्पन्न हो गई। जब उसका आधा स्वास्थ्य रह गया तो उसने विशाल आत्मा उभार का प्रहार किया। लहरें दलदल में फैलने लगी जिससे प्लम की आंखें डर के मारे फैल गईं। आत्मा उभार ने हमारे लड़के की अदृश्यता कौशल को अक्षम कर दिया और उसके पैरों के नीचे कुछ उभरने लगा। अगले ही क्षण एक शक्तिशाली विशाल जलस्तंभ ने उसके शरीर को जकड़ लिया जिससे दावअंशित नुकसान हो गया। सिस्टम ने उसकी मृत्यु की पुष्टि की। हमारे लड़के ने 324 साल की अप्रवर्तनीय आयु और 1087 दिन की प्रवर्तनीय आयु खो दी। नेता जो चट्टान पर था इस सोचकर प्रसन्न था कि कई बार विशेषज्ञ कहे जाने के बाद राजा फेंक अभिमानी हो गया था। उसके लिए हमारा लड़का मूर्ख था जो ये विश्वास कर रहा था कि वह अकेले एक गोल्ड बॉस को चुनौती दे सकता है। किंग फेंग की आयु भूमि पर पड़ी देखकर वह और उसके आदमी पागलों की तरह उसकी ओर दौड़ने लगे। उन्हें नहीं पता था कि शैडो इतना धनी था। यह समझते हुए कि इतनी बड़ी रोशनी की गेंद में कम से कम 100 दिन की आयु होनी चाहिए, उन्होंने सोचा कि अब जब बॉस की स्वास्थ्य कम है तो उसे मार डालें और साथ ही हमारे लड़के की आयु भी इकट्ठा कर लें। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और कदम उठाया वे आकाश में प्रकट हो गए। नेता असमंजस में था, यह नहीं जानते हुए कि क्या हो रहा है। वह और उसके लोग शेल टाउन वापस टेलीपोर्ट हो गए। वे निराश महसूस कर रहे थे, यह समझ नहीं पा रहे थे कि यह बॉस इतना शक्तिशाली क्यों था और खिलाड़ी शैडो ने इसे कैसे इतनी कम स्वास्थ्य तक पहुंचाया। कुछ लोग गुस्से में थे क्योंकि दलदल में प्रवेश करने के तुरंत बाद बॉस ने पानी के स्तंभ से उन्हें तुरंत मार दिया था। इस बात का उल्लेख नहीं कि दलदल छोटे मोब्स से भरा हुआ था। उनके लिए इसे लड़ने का कोई तरीका नहीं था। नेता ने दांत भींच लिए और इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्हें भारी नुकसान हुआ था, इसलिए उसने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे उसका अनुसरण करें क्योंकि वह फिर से प्रयास करना चाहता था। इसी समय कोई कूदा। यह किंग फेंग था जो पहले ही दलदल में लौट आया था। वह जमीन पर इतनी सारी जीवन अवधि गिरती हुई देखकर थोड़ा भ्रमित हो गया। चैट का उपयोग करके उसने लिटिल ब्लैक को सूचित किया कि वह पहले ही वापस आ गया है और यह भी पूछा कि वहाँ इतनी जीवन अवधि की लाइट ऑन अर्थ्स क्यों है। लिटिल ब्लैक ने यह देखकर कुछ आश्चर्य व्यक्त किया कि वह इतनी जल्दी वापस आ गया था, यह बताते हुए कि आयु समूह के उन लोगों की थी जिन्होंने शोर शराबे से बॉस के खिलाफ हमला किया था लेकिन पानी के खंभे से मिटा दिए गए थे। किंग फेंग मुस्कुराए बिना नहीं रह सके यह देखकर कि उन्होंने अपनी ताकत को अधिक आंका था, लेकिन फिर उन्हें याद आया कि उनके पिछले जीवन में वह भूत जहाज के कारण बहुत पीड़ित हुआ था। बॉस अभी भी उस क्षेत्र में घूम रहा था। किंग फेंग ने इसे देखना शुरू किया, यह जानते हुए कि गोल्डन भूत जहाज केवल एक बार अचल कौशल का उपयोग करेगा, इसलिए इसकी बाकी की सेहत को संभालना बहुत आसान था। जब इसे आधी से कम सेहत पर नुकसान होता था तो एक निश्चित संभावना थी कि यह गायब हो जाएगा और दूर कहीं फिर से प्रकट होगा। इसे मारना सामान्य खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल बना देता है। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना किंग फेंग ने एक जहरीला तीर चलाया जो सीधे जहाज की घंटी पर लगा। बॉस गुस्से में आ गया और दूसरा हमला करने की तैयारी करने लगा। ये देखकर किंग फेंग ने शैडो स्नीक का उपयोग किया और अदृश्य हो गया। बॉस की हरकतों को ध्यान से देखने के बाद किंग फेंग ने इंस्टेंट शैडो स्लैश का उपयोग किया और तेजी से हमला किया क्योंकि उसने पहले ही उसकी चालों का पैटर्न समझ लिया था। नेता और उसके आदमी फिर से चट्टान पर आ गए। उनमें से एक ने अपने बॉस को सूचित किया कि किंग फेंग फिर से बॉस से लड़ रहा था। यह सुनकर उसने दोनों को खत्म करने का मौका खोजने का फैसला किया। यह देखकर कि मूर्खों का समूह फिर से परेशानी करने लौट आया है, लिटिल ब्लैक को गुस्सा आ गया। शैडो बॉस को मारने वाली थी, इसलिए उसने फैसला किया कि इन कमीने को भागने नहीं दिया जाएगा। उसने जादुई छड़ी को कसकर पकड़ा और ध्यान केंद्रित किया जिससे बिजली प्रकट हुई। जादुई छड़ी से बिजली की कड़क निकली जो उन आदमियों पर गिरी। उनके शरीर जल गए और बाकी लोग हैरान रह गए। नेता ने कुछ गुस्से में पूछा कि उसे कौन हमला कर रहा था। उसके आदमियों में से एक ने उंगली से छोटी ब्लैक की ओर इशारा किया, ये बताने के लिए कि यह वही थी। उसने जमीन से अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपने आदमियों को उसे मारने का आदेश दिया। यह देखकर लिटिल ब्लैक की आंखें डर से भर गईं। उसने मदद मांगते हुए दौड़ना शुरू कर दिया। नेता और उसके आदमी उसका पीछा करने लगे, उसे मारने की कसम खाते हुए। क्षेत्र से दूर नहीं, एक आदमी जो एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था उन्हें देखने लगा। वह अकेला नहीं था, उसके पीछे एक और आदमी था। जैसे ही उसने देखा कि लिटिल ब्लैक और अन्य लोग पास आ रहे हैं, वे फिर से पेड़ के पीछे छिप गए। दलदल पर वापस किंग फेंग ने बॉस से खुद को दूर किया। उसकी नजर उस पर टिकी रही, यह समझते हुए कि वह लगभग मर चुका था, लेकिन यह वही था जो उसने अपेक्षित किया था। केवल स्तर 5 का बॉस होने के बावजूद गोल्डन घोस्ट शिप को अकेले मारना मुश्किल था। उसे पता था कि उसका नुकसान बहुत कम था। लड़ाई बहुत लंबी हो चुकी थी जिससे कई लोग देखने के लिए आकर्षित हुए थे। यह देखकर कि चट्टान पर लोग थे, उसने समझ लिया कि वे वही लोग थे जो अभी मरे थे। इसके अलावा उसने देखा कि दलदल के पास भी एक समूह था जो उसका मालिक को मारने का इंतजार कर रहा था ताकि वे उसे मारकर उसकी लूट छीन सकें। जहर का असर बॉस पर होने लगा जिससे उसकी आंखें चमकने लगीं और ज्यादा समय नहीं बीतने पर उसका शरीर गायब होने लगा। सिस्टम ने गोल्ड ग्रेड के गोल्डन घोस्ट शिप की मृत्यु की घोषणा की। किंग फेंग को 2800 अनुभव अंक इनाम में मिले। वह स्तर 8 पर पहुंच गया।
उसे 7 विकास अंक और 216 दिनों का व्यापार योग्य जीवन काल प्राप्त हुआ। हमारे लड़के ने शैडो स्नीक को सक्रिय किया। यह एक अच्छा सपना था, लेकिन दुर्भाग्य से उसने गलत अनुमान लगाया। एक सामान्य सिस्टम सूचना हर जगह सुनाई दी, जिससे पता चला कि शेल टाउन से खिलाड़ी शैडो सर्वर पर पहला था जिसने गोल्ड ग्रेड बॉस को मारा। उसे 3 प्रतिष्ठा अंक मिले। सभी खिलाड़ियों का ध्यान यह सूचना खींच लिया। कोई नहीं जानता था कि शैडो कौन था या वह इतना शक्तिशाली क्यों था। अन्य नाराज थे क्योंकि पहले व्यक्ति को जो सोने ग्रेड बॉस को मारता उसे हान शिन की टीम से होना चाहिए था। शहर शेल टाउन में वांग मंग सिस्टम नोटिफिकेशन को उलझन में देख रहा था, क्योंकि शैडो अभी अभी तांबे के बॉस से खुद लड़ाई कर रहा था। केवल थोड़ा समय बीता था और उसने पहले ही एक स्वर्ण बॉस को अकेले ही हरा दिया था। वह नहीं जानता था कि शाह और बाकी लोग भी बहुत अच्छे थे। राजा फेंग की बहन की आंखों में दृढ़ता के साथ चमक आने लगी। यह समझते हुए कि वास्तव में शैडो सबसे मजबूत था, उसने सोचा कि यदि शैडो उसकी मदद करके उसे लेवल ऊपर करे तो वह भाई सॉन्ग फेई से मिल सकेगी। बॉस का शरीर गायब हो गया, जिससे उम्र और लूट जमीन पर रह गई। वृक्ष के पीछे छिपे समूह के मुखिया ने देखा कि बॉस ने बहुत सारा लूट गिराया है, तो वह मुस्कुरा उठे। एक शैतानी अभिव्यक्ति के साथ उन्होंने महसूस किया कि शैडो ने लूट को उठाए बिना अदृश्यता का उपयोग करके खुद को छिपा लिया था। यह समझते हुए कि उसे उससे सावधान रहना चाहिए, उसने गुआंग को आदेश दिया कि अपनी कला का इस्तेमाल करे और शैडो को ढूंढे। वे किंग फेंग को मारने और सोने के बॉस की लूट को अपने लिए लेने जा रहे थे। गुआंग ने सिर हिलाया, फिर अपना धनुष खींचा, फैंटम हॉर्न ईगल नामक एक कला का इस्तेमाल किया और दलदल की ओर एक बाण छोड़ा जो एक ईगल की प्रेत छवि में बदल गया। ईगल उड़ने लगा और फिर विस्फोट हुआ, जिससे उसके पंख दलदल पर गिरने लगे। किंग फेंग उन्हें ध्यान से देखने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह शिकारी इतनी जल्दी यह अदृश्यता विरोधी क्षमता सीख लेगा। उसके लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वे उसे मारने और उसका माल हथियाने में इतने आत्मविश्वासी थे, लेकिन यह अफसोस की बात थी कि उसकी असैसिन क्लास में अदृश्यता स्तर में अतिरिक्त अंक था। गुआंग का कौशल स्तर 1 था, इसलिए यह उसकी क्षमता को तोड़ नहीं सकता था। आत्मविश्वास से भरे गुआंग ने बॉस की तरफ मुड़कर बताया कि शैडो उन्हें इतनी बड़ी संख्या में देखकर भाग गया होगा। बॉस और उनके आदमी छोटे की तरफ बढ़ने लगे। लूट की रक्षा पहले करने का निर्णय लेते हुए उसने अपने आदमियों से कहा कि वे लापरवाह न हों और किसी भी समय लड़ाई के लिए तैयार रहें। बॉस की लूट की स्वामित्व 5 मिनट की थी। समय समाप्त होने के बाद लूट उनकी होने वाली थी। उनके चेहरों पर गर्व की मुस्कान आई, लेकिन तभी शैडो उभरने लगा, जिससे उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। जैसे ही वे प्रतिक्रिया कर सकते थे, उससे पहले ही चिंग फेंग ने बिजली की तरह सभी को गिरा दिया। अब जब माहौल शांत हो गया था, चिंग फेंग का ध्यान लूट पर था, लेकिन तभी उसके मन में एक सवाल आया, लिटिल ब्लैक कहाँ गया था? उन्होंने इसे भूलने और बाद में उसे खोजने का फैसला किया। फिलहाल उनके पास लालची हाथ को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त विकास अंक थे, इसलिए उन्होंने एल प्राप्त करने से पहले कौशल को अपग्रेड करने का निर्णय लिया। लोभी हाथ हीरे की गुणवत्ता से महाकाव्य बन गई। इसे राक्षसों के शवों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अतिरिक्त लूट प्राप्त करने की संभावना 220% से 300% तक है। अतिरिक्त लूट के एक स्तर ऊंचा होने की 100% संभावना थी। हमारे लड़के ने लूट उठा ली। वह 100% संभावना का उपयोग करके सारी रोशनी को एकत्रित करने और उन्हें निचोड़ने के लिए दृढ़ था। लालची हाथ ने लूट को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे किंग फेंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जंगल से एक चमकीली रोशनी निकलने लगी और लालची हाथ का उपयोग करने के बाद उसने 21 विकास अंक और 648 दिनों की विनिमय उम्र प्राप्त की और 2 विशेष वस्तुएं जिनका नाम है गोस्ट फायर बेल। किंग फेंग की आंखें आश्चर्य से खुल गईं जब उन्होंने देखा कि उन्हें 2 गोस्ट फायर बेल प्राप्त हुई हैं। यह एक विशेष वस्तु थी। इसे लगाने के बाद किंग फेंग को मरने पर उम्र नहीं खोनी पड़ेगी। 15 से 60 सेकंड के कूल डाउन समय के साथ इसमें 2 कौशल थे, एक निष्क्रिय और एक सक्रिय। आत्मा अवशोषण निष्क्रिय था। राक्षसों को मारते समय गिराए गए आयु की मात्रा 20% से बढ़ जाएगी और एक ही समय में 2 घोस्ट फायर बेल्स होने से यह प्रभाव दोगुना हो जाएगा। सोल शॉक एक सक्रिय कौशल था। वह सभी दुश्मनों को 3 सेकंड के लिए 100 मीटर क्षेत्र में गतिहीन करने के लिए घंटी बजा सकता था। इसके लिए 512 सेकंड का कूलडाउन था। घोस्ट फायर बेल को उपकरण नहीं माना जाता था, यह एक वस्तु थी। ये 2 उपकरण स्लॉट्स नहीं लेती थी और 2 घोस्ट फायर बेल्स केवल एक इन्वेंट्री स्लॉट में आती थी, जिससे यह बहुत सुविधाजनक हो जाता था। जब वह ध्यान भटक गया तो लिटिल ब्लैक ने चैट के माध्यम से उससे संपर्क किया, उसे बचाने के लिए आने को कहा। शैडो सतर्क हो गया और चिंतित चेहरे के साथ पूछा कि वह कहाँ है। किंग फेंग लिटिल ब्लैक के ठिकाने के बारे में जानने को लेकर कुछ चिंतित थे। उन्होंने वॉइस चैट में सुना कि वह चिल्ला रही थी और उनसे अपने पास न आने की गुहार लगा रही थी। लिटिल ब्लैक बहुत डरी हुई थी क्योंकि नेता और उसके आदमी उसे पहले ही घेर चुके थे। उन्होंने उसकी मजबूत प्रतिरोध क्षमता की तारीफ की, लेकिन बताया कि अब वहां से बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसे शांति से उनके पास आने की सलाह दी, वादा करते हुए कि वे उसे इतना अच्छा महसूस कराएंगे कि वह स्वर्ग पहुंच जाएगी। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और जब उसने पीछे देखा तो उसने देखा कि वह खाई के किनारे पर है। इन कमीने को जीतने न देने का दृढ़ संकल्प लेते हुए उसने बिना ज्यादा सोचे समझे खाई से पीछे की ओर छलांग लगा दी, जिससे नेता और बाकी हैरान रह गए। उसका शरीर तेजी से नीचे गिरने लगा जब तक कि वह जोर से जमीन से नहीं टकराया, जिससे उसे भयानक दर्द हुआ और खून का पूल बन गया। उसका शरीर गायब होने लगा और आयु में बदल गया। नेता ने छोटी के ऊपर से झांका और यह देखकर थोड़ा भ्रमित हो गया कि उसने सच में छलांग लगा दी थी।
सोचते हुए कि वह काफी दृढ़ थी। लिटिल ब्लैक ने हमारे लड़के को सूचित किया कि उसे अब उसकी बचत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह मर चुकी थी और शहर लौट चुकी थी। उसे राहत महसूस हुई, क्योंकि यह अच्छी बात थी कि उनकी पार्टी की व्यापार करने योग्य जीवन अवधि सभी कैप्टन वांग मेई के पास थी। किंग फांग ने राहत महसूस की और लिटिल ब्लैक से कहा कि वह वहीं इंतजार करे, क्योंकि वह उसे सम्मान देने जा रहा था। वह खुश महसूस करती है और हमारे लड़के की मेहनत की तारीफ करती है। उसने क्षेत्र में सभी जीवन काल इकट्ठा किए। इस बार उसके पास एक बड़ा था। उसका व्यापार योग्य जीवन काल 3115 दिनों तक पहुंच गया था और उसके पास 21 उत्क्रांति बिंदु भी थे। उसने निर्णय लिया कि वह पॉइंट्स का उपयोग करके ग्रीडी हैंड को विकसित करेगा। एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें जानकारी दी गई कि कौशल ग्रीडी हैंड पहले से ही एपिक स्तर पर पहुंच गया है। इसे विकसित करने के लिए 10 गुना अधिक विकास बिंदुओं की आवश्यकता थी। सिस्टम ने पूछा कि क्या वह इस स्किल को विकसित करने के लिए 210 विकास पॉइंट्स खर्च करना चाहता है। किंग फेंग को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उनके लिए यह अपेक्षित था। ये इतना सरल नहीं था। स्किल का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसे विकसित करने के लिए उतने ही अधिक विकास पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। उन्होंने इसे भूलने और पहले अपने आक्रमण कौशल को बढ़ाने का फैसला किया, क्योंकि जितना अधिक उनका नुकसान होगा उतना ही शक्तिशाली बॉस वे सामना कर सकते थे और इस तरह वह बेहतर लूट प्राप्त कर सकता था। उसने ध्यान केंद्रित किया और इंस्टेंट शैडो स्लैश सीधे प्लेटिनम से डायमंड में चला गया। कौशल की हमला सीमा 21 मीटर से बढ़कर 27 मीटर हो गई। अदृश्यता की स्थिति की अवधि 7 सेकंड से बढ़कर 9 हो गई। अब वह सभी दुश्मनों पर रास्ते में 7 वार कर सकता था, बजाय 5 वार के। कुल अवधि 10 सेकंड की थी। वार की लंबाई 3.1 मीटर से बढ़कर 4.1 मीटर हो गई और अब हर वार से 200 की बजाय 300 अतिरिक्त नुकसान होगा। उसने 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स इस्तेमाल किए और अब उसके पास केवल 3 पॉइंट्स बचे थे। शुरुआती स्किल बैकस्टैब एनहांसमेंट सामान्य से सोने में चला गया, कांस्य और चांदी को छोड़ते हुए। बैकस्टैब का उपयोग करते समय डैमेज 15% की बजाय 30% बढ़ जाएगा। किंग फैंग खुश था, क्योंकि इंस्टेंट शैडो स्लैश को 2 बार विकसित करने के बाद उसका डैमेज 2 गुना हो गया था। यहाँ तक कि अगर वह छुपकर नहीं था और बिना छुपने की स्थिति को भंग किए वह 3000 अंकों की क्षति पहुंचा सकता था, और अगर छुपना भंग होता और पीछे से वार किया जाता तो 7 वारों की कुल क्षति 6000 से 7000 के बीच पहुंच सकती थी। सिस्टम विंडो का उपयोग करके हमारे लड़के ने अपनी क्षमताओं का विश्लेषण शुरू किया। उसे याद आया कि गोल्ड टियर बॉस ने 2 से 4 सिल्वर उपकरण छोड़े, जिसमें गोल्ड उपकरण के गिरने की थोड़ी संभावना थी। अब लालची हाथ के प्रभावों के कारण उसे 11 सोने के उपकरण और कौशल पुस्तकें मिली थीं, 2 प्लेटिनम उपकरण और 1 प्लेटिनम कौशल पुस्तक। ये लूट बिल्कुल खराब नहीं थी, क्योंकि इनमें से 3 का उपयोग हत्यारे प्रकार के लोग कर सकते थे। उपकरणों में प्लेटिनम के घोस्ट शिप ड्यूल ब्लेड शामिल थे, जो एक हत्यारे वर्ग का हथियार था, जिससे 136 अंक का नुकसान, 22 अंक की फुर्ती, 24% की हमले की गति मिलती थी और 17 अंक की आर्मर पेनिट्रेशन। इस हथियार का उपयोग करने की आवश्यकता स्तर 5 होना था। इस हथियार का अनोखा प्रभाव यह था कि प्रत्येक सामान्य हमला 2 बार नुकसान पहुंचाता था। किंग फेंग ने दोनों खंजर पहन लिए। प्रभाव बहुत उपयोगी नहीं था, क्योंकि मूलतः वह हमेशा अपने कौशल का उपयोग करके नुकसान पहुंचाता था। लेकिन इस हथियार का आधारिक हमला काफी ऊंचा था और इसमें 22 फुर्ती अंक भी थे। हमले की गति भी कौशल का प्रयोग गति बढ़ाने वाली थी, जो रिकवरी समय कम करने वाली थी, इसलिए यह पूरी तरह से बेकार नहीं था। और कवच भेदी गुणों के लिए लाभ भी काफी ऊंचे थे। फिर हमारे लड़के ने सोने स्तर की घोस्ट फायर लेदर आर्मर को 25 शारीरिक रक्षा अंकों के साथ पहन लिया। 50 अंकों की आग तत्व प्रतिरोधक क्षमता, 14 अंकों का क्षति अवरोध, 419 स्वास्थ्य बिंदु प्रदान करते हैं और आवश्यक उनकी वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति 350 अंक थी और इस उपकरण ने वाकई में सीधे 419 स्वास्थ्य अंक जोड़े थे। जब उन्होंने इसे पहना तो अधिकांश खिलाड़ी अब उनकी रक्षा को भी नहीं तोड़ पाएंगे। उन्होंने सिस्टम का उपयोग करके अपने रक्षात्मक उपकरण को अदृश्य करने का निर्णय लिया और हत्यारे वर्ग की प्रारंभिक उपस्थिति का उपयोग किया। इस तरह अन्य लोग उसकी उपकरण को अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे और उन्हें इसे देखने के लिए खेल इंटरफेस में प्रवेश करना होगा। यह अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि अभी एक अंतिम टुकड़ा बचा था। संदूक की जांच करने पर उसने देखा कि यह एक कौशल पुस्तक थी। इसे सोने की श्रेणी की घोस्ट शैडो ब्लर कहा जाता था, एक हत्यारे वर्ग का कौशल। इसमें एक निष्क्रिय विशेषता थी। ये 15% पलायन दर प्रदान करती थी और डॉज सक्रिय होने पर सभी नुकसान से सुरक्षा प्रदान करता था। किंग फेंग को हत्यारे की जीवित रहने की कौशल को प्राप्त करके खुशी हुई, लेकिन फिर उसे याद आया कि यह कौशल बहुत कमजोर था, क्योंकि इस खेल में डॉज दर बढ़ाना बहुत कठिन था और यदि कोई प्रयास करके डॉज रेट बढ़ाए तो अन्य गुण कम होंगे और यदि डॉज सक्रिय नहीं हुआ तो यह बहुत खतरनाक होगा। हमारे लड़के का शरीर चमकने लगा, क्योंकि वह बाकी लोगों से अलग था। वह डॉज दर बढ़ाते हुए अनंत रूप से कौशल विकसित कर सकता था। वह अन्य गुणों का बलिदान नहीं करेगा, इसलिए उसके लिए केवल लाभ ही थे। किंग फेंग ने क्षेत्र से दूर जाना शुरू किया और निर्णय लिया कि वापस लौटने का समय आ गया है। शेष लूट योद्धा की थी। पुजारी और तीरंदाज के वस्त्र वह उन्हें वांग मेंग को 10% छूट के साथ बेच सकता था और भले ही वे अभी उन्हें खरीद नहीं सके, उसे यकीन था कि वांग मेंग की व्यक्तित्व के कारण वह उन्हें उधार बेच देगा। ये बड़ा उन्नयन सब छोटे ब्लैक के कारण ही था। बिना इस कोई के वह स्तर 5 की भूतिया जहाज को खोजकर हमला नहीं कर पाता, इसलिए उसने उसे धन्यवाद देने का निर्णय लिया। किंग फेंग एक पेड़ के पास से गुजरा और तभी नेता
कौन गुस्से में था और उसके आदमी दिखाई दिए। किंग फेंग ने उन्हें देखा और उन्होंने भी उसे देखा और उनके चेहरे फीके पड़ गए। डर से भरी आंखों के साथ वे शैडो को देखते ही भागने लगे। जैसा कि उम्मीद थी, किंग फेंग उन्हें भागने नहीं देने वाला था, इसलिए उसने शैडो स्टेल्थ का इस्तेमाल किया और जब तक स्किल सक्रिय हो रही थी उसने एक लंबी सांस ली। इससे पहले कि वे एक और कदम आगे बढ़ा पाते, किंग फेंग बिजली की तरह हिला और सभी अधीनस्थों को खत्म कर दिया। यह देखकर नेता घबरा गया और पूरी ताकत से भागा, लेकिन किंग फेंग ऐसा नहीं होने देने वाले थे। हमारा लड़का उसके सामने आया और अदृश्यता कौशल को निष्क्रिय कर दिया। नेता का चेहरा किंग फेंग के सामने था, उसकी आंखों में आंसू और डर भरा था। उसने अपनी गलती मान ली और वादा किया कि वह इसे फिर नहीं करेगा और हमारे लड़के से आग्रह किया कि उसे जाने दें, क्योंकि उसके पास 1 वर्ष से भी कम उम्र बची है। ठंडे नजर से किंग फेंग ने पूछा कि क्या उसने दूसरों पर हमला करते समय पहले अपनी खुद की किस्मत के बारे में सोचा था। बिना पछतावे के किंग फेंग ने एक जहरीला तीर मारा और जब नेता दर्द में तड़प रहा था उसने पीठ मोड़ी और चला गया। उसने बहुत सारे खिलाड़ियों को मार डाला था, इसलिए उसे किलर नामक स्थिति की एक परत प्राप्त हुई। वर्तमान में वह किलर स्थिति की पहली परत में है। उसकी मृत्यु पर उसकी वर्तमान जीवन अवधि का 75% खो जाएगा। किंग फेंग शांत था क्योंकि उसके पास घोस्ट फायर बेल थी। अगर वह लापरवाह होता और एक बार मर जाता तो भी उसकी जीवन अवधि नहीं घटती। किंग फेंग शेल टाउन लौट आया और हर किसी की निगाहें उस पर टिक गईं। लोग आपस में बात करने लगे क्योंकि उसने एक गोल्ड टियर बॉस को मार डाला था। हर कोई हैरान था ये देखकर कि उसने कोई उपकरण नहीं पहना था। कुछ लोगों ने सोचा कि उसने बॉस को हराने के लिए बग्स का उपयोग किया होगा। जब हमारा लड़का क्षेत्र के माध्यम से चल रहा था, एक आदमी उसके पास आया और उससे इंतजार करने का निवेदन किया। किंग फेंग ने जिज्ञासा के साथ मुस्कुराते हुए एक कौशल पुस्तक दिखाई। आदमी ने बताया कि उन्होंने गलती से यह हत्यारे की कौशल पुस्तक खरीद ली थी और उससे निवेदन किया कि वह इसे स्वीकार कर ले और ऐसा मान ले जैसे उनके बीच कुछ भी नहीं हुआ हो। सिस्टम ने स्किल बुक की पहचान की। ये एक सामान्य स्तर की इम्पेल नामक थी। ये एक एकल लक्ष्य स्किल थी। हिट पर यह 20 अटैक पॉइंट्स जोड़ती और 2 सेकंड के लिए स्टन करती थी, 22 सेकंड के कूलडाउन के साथ। किंग फेंग ने स्किल बुक ली और उनकी आंखें आश्चर्य से खुल गईं क्योंकि यह एक कंट्रोल स्किल थी। किताब लेने के बाद वो अपनी राह चला गया और वह आदमी और बाकी लोग अपनी राह पर चले गए। उनमें से एक आदमी गुस्से से भरा उसने शियान शाओ से कहा कि वे किंग फेंग द्वारा मारे गए थे। उसके लिए यह बहुत कायरता थी कि उसे एक कौशल पुस्तक देनी पड़ी। दूसरा आदमी सिर हिला रहा था क्योंकि कोई भी उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता था। दूसरे आदमी ने फैसला किया कि वे अपनी हर एक पहचान का उपयोग करके लोगों को इकट्ठा करेंगे। सभी अपना योगदान देंगे। उन सभी में से एक थूक भी किंग फेंग को डुबो सकता था, इसलिए उसे डरने की कोई वजह नहीं थी। गंभीर नजर से जियान शाओ ने स्पष्ट किया कि शैडो इतनी तेजी से बढ़ रहा था और खुद को लेवल अप कर रहा था तो उसके पास जरूर एक बड़ा रहस्य होना चाहिए। वह असल जिंदगी में उसे खोजकर उसका अपहरण करना चाहता था, क्योंकि न केवल वे उसका रहस्य सीख सकते थे लेकिन वे उसे अपनी उम्र बढ़ाने के लिए अपना गुलाम भी बना सकते थे। उस आदमी ने जियो शाओ की इस महान योजना की प्रशंसा की। जियो शाओ ने परिवार से एक महिला को भेजने का निर्णय लिया ताकि राजा से जानकारी प्राप्त की जा सके। जब उसने शैडो की आवाज अभी अभी सुनी थी तो वह बहुत विदेशी लग रही थी। वह जानता था कि वह उनके समूह में नहीं है, जिसका मतलब था कि वह बहुत गरीब है। उन्होंने तय किया कि एक पेशेवर सुंदरता खोजेंगे क्योंकि वे निश्चित थे कि किंग फेंग जाल में फंस जाएगा। किंग फेंग ने लिटिल ब्लैक से मुलाकात की और उससे व्यापार स्वीकार करने को कहा क्योंकि वह उससे कुछ चीजें देना चाहता था। ये सुनकर उसकी आंखों में उत्साह भर गया, लेकिन उसने समझाया कि उसका नाम लिटिल ब्लैक नहीं बल्कि बिग बड़ी बेड़। किंग फेंग ने उसे एक शक्तिशाली कौशल और एक हार दिया और उनका उपयोग करने पर आग शुरू हो गई उसके जादुई डंडे से प्रकट होने के लिए। वह खुश थी क्योंकि इस कौशल और हार से उसका नुकसान कई गुना बढ़ गया था। अधिक खत्म। उसकी माना पुनर्जन्म दोगुनी से भी अधिक हो गई थी। उसने दिल से उसका धन्यवाद किया। हमारे लड़के ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं थी, बताते हुए कि वह सिर्फ उनके समझौते का पालन कर रहा था और उससे अंतरिक्ष की अंगूठी देने को कहा। मुस्कुराते हुए उसने सूची से अंतरिक्ष की अंगूठी निकाली और कहा कि वह उसे रख सकता है। उसके चेहरे पर लाली आ गई। उसने बताया कि जब वह जंगल में भाग रही थी तो उसे एक भूमिगत गुफा का पता चला जो वास्तव में एक प्रवेश द्वार लग रही थी। एक खंडहर। पूछते हुए कि क्या वह रुचि रखते हैं, किंग फेंग कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे क्योंकि पहले यह स्वर्णिमभूत जहाज था और अब यह खंडहर का प्रवेश द्वार था। यह जानकर कि इस लड़की के दोस्त होना वास्तव में फायदेमंद था। ईमानदारी पारस्परिक थी। अगर उसने उसे 2 सोने के उपकरण नहीं दिए होते तो शायद वह यह जानकारी उसे नहीं बताती। इस स्पेस रिंग के साथ उसकी इन्वेंट्री अंततः 27 स्लॉट तक पहुंच गई थी। किंग फेंग ने पूछा कि वांग मेंग कहाँ था, यह वादा करते हुए कि एक बार जब उसने उन्हें चीजें बेच दी वह उन खंडहरों को देखने जाएगा जिनका उसने जिक्र किया था। उसने अपना हाथ बढ़ाया, यह बताते हुए कि कप्तान और अन्य लोग नए पुजारियों को प्रशिक्षित करने गए थे, इसलिए वे जल्द वापस नहीं आने वाले थे। उन्होंने नक्शे का उपयोग करके खंडहरों का प्रवेश द्वार चिन्हित किया, यह समझाते हुए कि झाड़ियों के पीछे जमीन पर एक पत्थर की स्लैब थी। भागते समय उसने स्लैब को एक तरफ खिसकाया और अंदर छिप गई, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कुछ कदम चले उसे भीतर से चीखें सुनाई दी। वह इतनी डर गई थी कि वह बाहर भाग गई, नहीं तो उन लोगों ने उसे पकड़ लिया होता। किंग फेंग गायब हो गया और तुरंत खंडहरों की ओर जाने और वांग मंग के लौटने पर व्यापार करने का निर्णय किया। लिटिल ब्लैक कुछ भ्रमित था। हमारा लड़का शेल टाउन छोड़कर जंगल में प्रवेश कर गया। मूल रूप से वह किसी स्थान पर लेवल 10 तक पहुंचने के लिए अभ्यास करना चाहता था, लेकिन चूंकि वहाँ एक खंडहर था इसलिए पीसने की जरूरत नहीं थी। मुख्यतः 3 प्रकार के खंडहर होते थे जो एक शुरुआती कस्बे में दिखाई देते थे। वे थे, वहाँ कब्रें थीं, श्रापित खंडहर और आस्था के मंदिर थे। चाहे खंडहर का प्रकार कोई भी हो, छोटे दुश्मन सब कांस्य स्तर के थे। वहाँ कुछ चांदी स्तर के राक्षस भी हो सकते
चाहते थे उसके लिए वे जीवन काल और विकास बिंदुओं का समुद्र थे। लिटिल ब्लैक द्वारा नक्शे पर चिन्हित स्थान का अनुसरण करते हुए किंग फेंग खंडहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। बिना समय बर्बाद किए हमारा लड़का अंदर गया, याद करते हुए कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के खंडहर होते थे जो एक शुरुआती शहर में प्रकट होते थे। 2 कब्रें, श्रापित खंडहर और आस्था के मंदिर। कब्रों के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना था, वे कई राक्षसों से भरे होते थे और उन्हें सभी को मारना बहुत मुश्किल था और अंत में लगभग हमेशा एक स्वर्ण बॉस होता था। श्रापित खंडहरों के राक्षस सभी प्राचीन देवताओं और दुष्ट देवताओं द्वारा श्रापित होते थे। वे अतीत में इंसान हो सकते थे लेकिन कुछ पागल हो गए और कुछ मौत के बाद भूत बन गए। मंदिर के राक्षस सभी प्राचीन देवताओं और दुष्ट देवताओं के भक्त थे। इसके अलावा मंदिर का लेआउट बहुत जटिल था। दीवारें प्राचीन चित्रों से भरी हुई थीं। यदि कोई अंतिम 2 बाधाओं को पार कर ले तो उन्हें एक विशेष वस्तु या कौशल में बढ़ोतरी मिलती थी। दीवारों पर चित्रित भित्ति चित्रों को देखकर हमारे लड़के को एहसास हुआ कि यह एक आस्था का मंदिर था। उसने भित्ति चित्रों को ध्यानपूर्वक देखना शुरू किया क्योंकि वे बहुत परिचित थे। उसी समय गर्जनें सुनाई देने लगी। हमारा लड़का गलियारे में चलना शुरू किया, यह महसूस करते हुए कि यह प्राचीन न्याय के देवता का आस्था मंदिर था। इसका वही मूल था जैसे उसके न्याय की आंख का। उसी समय जंगल में वांग मिंग और उसकी पार्टी एक राक्षस से लड़ रही थी। वांग मिंग ने अपनी ढाल निकाली और राक्षस के हमलों को रोका, लेकिन फिर दानव उस पर झपटा और इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता उसने अपनी भयंकर पंजे से हमला किया, जिससे वांग मिंग का शरीर हवा में उछल गया। उसे भयानक चोटें आई। यह देखकर कि कप्तान घायल हो गया था, पार्टी के तीरंदाज घबरा गए और हीलर को ठीक करने का आदेश दिया। किंग फेंग की बहन डर के मारे स्तब्ध थी। यह नहीं समझ पा रही थी कि क्या करना है। आंखों में आंसू लिए उसने जादुई छड़ी को कसकर पकड़ लिया और पूछा कि वह कैसे करना है। जब वे विचलित थे तो राक्षस ने छलांग लगाई और हमला करने की तैयारी की। देखकर पार्टी के तलवारबाज ने अपनी तलवार खींची और किंग फांग की बहन को अपनी कौशल का उपयोग करने का आदेश दिया, लेकिन आदेश का पालन करने की बजाय वह जमीन पर घुटनों के बल गिर गई, अपना जादुई स्टाफ गिरा दिया और डर के मारे रोने लगी। राक्षस ने फिर से हमला किया और वांग मिंग की पार्टी को हरा दिया गया और वे शेल टाउन में टेलीपोर्ट हो गए। वांग मिंग और उसके आदमी नाराज थे। लिटिल ब्लैक जो उस क्षेत्र में था, एरिया ने उनका स्वागत किया और मुस्कुराते हुए पूछा कि वे इतनी जल्दी क्यों लौट आए, समझाते हुए कि विशेषज्ञ छाया अभी तक वापस नहीं आई है, इसलिए वे अभी उपकरण नहीं खरीद सकते। सरोधर जो गुस्से में था ने किंग फेंग की बहन की ओर इशारा करना शुरू किया और कहा कि उसने उसके जैसा मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं देखा। उसे यह भी नहीं पता था कि राक्षसों के हमलों से कैसे बचा जाए और न ही उसे अपनी क्षमताओं का उपयोग करना आता था। शियाओ यू रोने लगी। ये नहीं जानती थी कि क्या करे। लिटिल ब्लैक उसके सामने खड़ा हो गया और आश्चर्यचकित भाव से आर्चर से पूछा कि वह इतना कठोर क्यों है, ये समझाते हुए कि वह एक शुरुआती है और यह उसका पहली बार है गेम खेलने का, इसलिए मर जाना सामान्य था। क्रोध से भरी आंखों के साथ आर्चर ने लिटिल ब्लैक से कहा कि वह दूर हो जाए क्योंकि वह उसे डांटने वाला था। तलवारबाज ने लिटिल ब्लैक को समझाया कि वे एक बार नहीं बल्कि 1 घंटे से कम समय में 3 बार मरे थे। ये सुनकर लिटिल ब्लैक की आंखें आश्चर्य में फैल गईं। मुस्कुराते हुए उसने वह हार दिखाना शुरू किया जो किंग फांग ने उसे दिया था। उसने उनके साथ जाने का फैसला किया, यह बताकर कि उसने अभी अभी विशेषज्ञ से 2 अच्छी चीजें प्राप्त की थी। अब वह बहुत शक्तिशाली थी और मानती थी कि वे भी हैं। जब वह वहां पहुंची तो मरने वाली नहीं थी। वांग मिंग आगे बढ़े और सभी को बहस करना बंद करने का आदेश दिया। उसके लिए लिटिल ब्लैक का सुझाव बुरा नहीं था क्योंकि इस बार उसके शामिल होने से चीजें अच्छी चलनी चाहिए और शायद जब वे वापस आएंगे तो वे शैडो से मिल पाएंगे। हालांकि भीतर से शियाओ यू गुस्से में थी। उसने आभारी होने का नाटक किया, माफी मांगी और मेहनत से काम करने का वादा किया। वह विश्वास नहीं कर सकती थी कि वे स्वयं काम नहीं कर सकते थे और फिर भी उस पर दोष डालने की हिम्मत कर रहे थे। यदि उनके शैडो के साथ संबंध नहीं होते तो वह उन सभी की परवाह नहीं करती। वह बहुत नाराज थी। उसी समय हमारा लड़का एक कमरे में दाखिल हुआ और कुछ ने उसका ध्यान खींचा। 2 राक्षस उसके सामने घुटने टेककर खड़े थे और सिस्टम ने उन्हें प्राचीन देवता के भक्त अनुयायी के रूप में पहचाना। जज को बुलाया। वे स्तर 10 राक्षस थे और सिल्वर श्रेणी के। किंग फेंग की आंखों में संदेह की चमक आ गई। एक पल भी गंवाए बिना दृढ़ता से उसने इंस्टेंट शैडो स्लैश का उपयोग करके राक्षसों पर हमला किया। हमारा लड़का अदृश्य हो गया और जब उसने मुड़कर देखा तो पाया कि उसने उनसे ज्यादा स्वास्थ्य नहीं छीना था। यहाँ तक कि चुपके से हमला करने और पीछे से वार करने के बाद भी उन्होंने अपनी सेहत का सिर्फ एक छोटा हिस्सा ही खोया था। उनके लिए यह उम्मीद के मुताबिक था। वे स्तर 10 के चांदी के बॉस थे और इन दोनों भक्त अनुयायियों की सेहत मिलाकर पहले से ही सोने के स्तर के सुनहरे भूत जहाज से अधिक थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारे लड़के का ध्यान आकर्षित किया और उसे जिज्ञासु बना दिया। राक्षसों ने फिर से उनके सामने घुटने टेक दिए। वह कुछ हद तक भ्रमित था क्योंकि राक्षस फिर से उसकी दिशा में घुटनों पर झुके हुए थे। यह अजीब था क्योंकि वह अभी भी स्टेल्थ में था। उसे पता नहीं था कि क्या उन्होंने उस पर जजमेंट की आंख को भांप लिया है या यह कारण था कि वे उस पर हमला क्यों नहीं कर रहे थे। किंग फेंग ने पूछा कि क्या वे रास्ता जानते हैं और उन्हें उसे मार्गदर्शन करने के लिए कहा। राक्षसों ने अपने सिर उठाए और गरजने लगे। किंग फेंग को एहसास हुआ कि वे भ्रष्ट हो चुके हैं, सड़ चुके हैं और पूरी तरह पागल हो गए हैं। वे जंगली जानवर बन गए थे जो केवल इंसानों से जीवन काल चुराना जानते थे। उसी समय राक्षसों की आंखें चमकने लगीं और जल्द ही उन्होंने हमारे लड़के से पीठ मोड़ ली और दौड़ गए। कमरे के दरवाजे पर खिलाड़ियों का एक समूह था। राक्षसों ने उनकी उपस्थिति महसूस की और उनकी ओर हमला करने लगे। खिलाड़ियों ने महसूस किया कि ये बॉस सिल्वर टियर के थे। वे एक का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने इस स्थान से भागने का निर्णय लिया। जैसे ही वे ऐसा कर पाते, राक्षसों ने हमला किया और जहरीली धुंध उनके शरीर को पिघलाने लगी। उनके शरीर गायब हो गए। जीवन अवधि के गोले छोड़ते हुए वे उस लड़की की टीम थी जिसने हमारे लड़के से आइस स्पाइक खरीदा था। क्रेरोस कहा जाता है। उसे कभी नहीं लगा था कि वे भी इस खंडहर को पाएंगे।
वर्तमान खिलाड़ियों के उपकरण स्तर को देखते हुए किंग फेंग ने निष्कर्ष निकाला कि अभी कोई भी गहराई में जाने के लिए तैयार नहीं था। हमारे लड़के ने स्टील्थ को निष्क्रिय कर दिया और जीवन काल को उठाने का फैसला किया। राक्षस फिर से उसके सामने झुक गए। फिर से इन लोगों ने व्यापार योग्य जीवन काल के 100 से अधिक दिन खो दिए थे और हमारे लड़के को उम्मीद नहीं थी कि वे अमीर होंगे। हमारा लड़का कमरे में वापस लौटा और खोजबीन शुरू कर दी। कुछ मिनट बीत गए और चारों ओर खोजने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिला। न तो फंदे थे और न ही कोई खजाना। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केवल 2 चांदी के छोटे बॉस थे। उसकी आंखों में गुस्सा चमकने लगा और उसने इसे भूल जाने का फैसला किया। बिना 1 सेकंड की भी झिझक के उसने जहरीले डार्ट्स का उपयोग करके हमला किया, जो राक्षसों के सिर में धंस गए। 2 सिल्वर टियर बॉस को मारने के इनाम के रूप में उसे 4000 अनुभव अंक प्राप्त हुए और 9वें स्तर पर पहुंच गए। 188 दिनों की व्यापार योग्य आयु में 4 विकास बिंदु प्राप्त किए। किंग फेंग ने ग्रेडी हैंड का उपयोग किया और राक्षसों के शरीर गायब होने लगे। वह खुश महसूस कर रहा था क्योंकि महाकाव्य टियर ग्रेडी हैंड बिल्कुल पागल था। उसे 32 विकास बिंदु मिले। 15 4 दिन की व्यापार योग्य जीवन काल, 4 स्वर्ण श्रेणी की वस्तुएं और 10 रजत श्रेणी की वस्तुएं। उसने अपना हाथ बढ़ाया जिससे एक लॉकेट प्रकट हुआ। यहाँ वह खुश था क्योंकि उसे हत्यारे के लिए एक स्वर्ण स्तर की वस्तु प्राप्त हुई थी। यह वफादार का लॉकेट था, एक हत्यारे वर्ग की एक्सेसरी। यह 15 चुस्ती अंक और 20% कूलडाउन कम कर देगा और इसकी विशेष प्रभाव से एक चांदी स्तर का भक्त अनुयायी बुला सकता था जो आपके लिए लड़ेगा, जिसमें 6000 सेकंड की कूलडाउन होगी। किंग फेंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली। इस हार के गुण अच्छे थे। 20% कूलडाउन रिडक्शन उसकी स्टेल्थ स्किल के कूलडाउन को 22 सेकंड से घटाकर 19 सेकंड कर देगा। पॉइजन डार्ट्स का कूलडाउन 4.35 सेकंड से घटकर 3.75 सेकंड हो गया। इंस्टेंट शैडो स्लैश का 10 सेकंड से घटकर 8 सेकंड हो गया। पीसना अधिक प्रभावी हो गया था क्योंकि उसके बाकी सभी गियर को स्तर 8 से ऊपर होना आवश्यक था। अभी कोई और इसका उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसे फिलहाल रखने और बाद में बेचने का निर्णय लिया। जैसे ही किंग फेंग जाने वाला था, जमीन हिलने लगी। हमारा लड़का कुछ हद तक जिज्ञासु हो गया और जब उसने मुड़कर देखा तो एक छोटा स्तंभ उभरा। उसकी आंखें खुशी से चमकने लगी। पीसना बहुत अधिक कुशल हो गया था क्योंकि उसका बाकी का सारा गियर स्तर 8 से ऊपर होने की आवश्यकता थी। अभी कोई और इसका उपयोग नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इसे बाद में बेचने के लिए फिलहाल रखने का निर्णय लिया। जैसे ही किंग फेंक जाने वाला था, जमीन हिलने लगी। हमारा लड़का कुछ हद तक जिज्ञासु हो गया और जब उसने मुड़कर देखा, एक छोटा स्तंभ उभरा। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी क्योंकि सभी राक्षसों को खत्म करने के बाद तंत्र को किया गया था सक्रिय हो गया। किंग फेंग ने स्तंभ को ध्यान से देखा और यह एहसास हुआ कि यह एक छुपा हुआ यंत्र है। ज्यादा समय नहीं लगा, स्तंभ का यंत्र सक्रिय हो गया और हमारे लड़के के पैरों के नीचे एक मंच दिखाई दिया। जमीन पर एक दरवाजा खुला और धीरे धीरे मंच नीचे उतरने लगा। यह एक लिफ्ट। जब प्लेटफॉर्म कई मीटर नीचे उतरी तो दरवाजा बंद होने लगा। कुछ मिनट बाद यह रुक गया। राजा फेंक को ऐसा लगा जैसे वह 300 या 400 मीटर नीचे उतर गए हों। यह स्थान अंधेरा और उदास सा लग रहा था। राजा फेंक का ध्यान इस पर केंद्रित था। अपने ज्ञान के कारण उन्होंने महसूस किया कि यह भूल भुलैया नीचे छिपी हुई थी। मंदिर। उसे पता था कि खंडहरों में एक छुपा हुआ भूल भुलैया दिखाई देने की एक निश्चित संभावना थी। उसने अपने पिछले जीवन में उनमें से कई की खोज की थी, इसलिए उसे पता था कि भूल भुलैया में अनगिनत जाल थे। लेकिन जब तक लोग बलि का बकरा बनकर कार्य कर रहे थे, तब तक इसमें कोई खतरा नहीं था। उन्हें बस इतना कि इसमें बहुत समय लगेगा। आत्मविश्वास भरी नजर के साथ उसने पेंडेंट निकाला। अपनी वर्तमान विशेषताओं के साथ अगर वह कोई जाल सक्रिय करता तो वह मर जाता, लेकिन सौभाग्य से उसके पास यह चीज थी जो उसे एक सिल्वर टियर भक्त अनुयायी को लड़ने के लिए जौ उमोजन देता। उसने अपना हाथ बढ़ाया और लॉकेट की शक्ति का उपयोग करके एक भक्त अनुयायी को बुलाया, जिससे जमीन पर एक झोंबी प्रकट हो गया। गुफा के गलियारे की ओर इशारा करते हुए हमारे लड़के ने उसे स्काउट करने का आदेश दिया। भक्त अनुयायी खड़ा हुआ और गलियारे की ओर चल पड़ा। किंग फेंग ने अपनी बाहें पार कर ली और खुश हुए बिना नहीं रह सके क्योंकि एक पिछलग्गू के आगे स्काउट करने से खोज करना आसान हो गया था, लेकिन अभी भी खतरे की संभावना थी। इसलिए उसने पहले अपने डॉज पैसिव को विकसित करने का फैसला किया। किसी अनहोनी की स्थिति में उसने 11 इवोल्यूशन पॉइंट्स का उपयोग किया और उसका घोस्ट शैडो ब्लर गोल्ड टियर से एपिक टियर तक गया, जिससे पैसिव डॉज दर 15% से बढ़कर 75%। अब डॉज सक्रिय हो जाने पर सभी नुकसान से प्रतिरक्षा मिलने वाली थी। 75% डॉज दर पहले से ही बहुत ऊंचा। उसके पास इंस्टेंट शैडो स्लैश को महाकाव्य स्तर पर विकसित करने के लिए पर्याप्त बचे हुए अंक थे। 13 विकास अंकों का उपयोग करके किंग फेंग ने अपने इंस्टेंट शैडो स्लैश को हीरा स्तर से महाकाव्य स्तर पर विकसित किया। सीमा 30 मीटर तक बढ़ गई और अवधि 12 सेकंड तक। अब वह 7 के बजाय 9 स्लैश कर सकता था और ठंडा होने का समय 8.8 सेकंड। स्लैश की चौड़ाई बढ़कर 5 मीटर हो गई और क्षति 300 अंक से बढ़कर 400। किंग फेंग की आंखें चमकने लगी क्योंकि महाकाव्य से पौराणिक तक विकसित होने के लिए 10 गुना विकास बिंदु आवश्यक थे। किसी वस्तु की शुरुआती श्रेणी जितनी ऊंची हो, जितना अधिक लाभदायक था उसे विकसित करना। उदाहरण के लिए, यदि कोई कौशल शुरुआत में एपिक स्तर का था तो लेजेंडरी स्तर तक विकास पहली बार का विकास था, इसलिए इसके लिए केवल मूल विकास बिंदु की आवश्यकता थी 1। चूंकि विकास का लक्ष्य पौराणिक स्तर था, इसके लिए 10 गुना अंक की आवश्यकता थी और 1 गुणा 10 थे 10 अंक। इसका मतलब यह भी था कि अगर उसे केवल एक महाकाव्य कौशल प्राप्त होता तो वह इसे जल्दी से पौराणिक स्तर पर विकसित कर सकता था, फिर मिथकीय स्तर, प्राचीन स्तर और अमर स्तर। लेकिन अगर एक कौशल शुरू में सामान्य स्तर पर था तो उसे महाकाव्य स्तर पर विकसित करने के
लिए उसे 7 बार विकसित करने की आवश्यकता होती समय के साथ, और जब तक यह 10 गुना बिंदु पर पहुंचा इसे सैकड़ों बिंदुओं की आवश्यकता होगी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि चाहे कौशल किस भी स्तर से शुरू हुआ हो, वह इसे बहुत कम बिंदुओं से महाकाव्य स्तर तक विकसित कर सकता था। दूसरे शब्दों में अब से आगे से उसकी सभी कौशल कम से कम महाकाव्य स्तर के होने वाले थे। उसके पास 11 विकास बिंदु शेष थे और वह केवल आरंभिक कौशल शैडो स्नीक को विकसित कर सकता था। उसने 8 बिंदुओं का उपयोग किया और कौशल चांदी स्तर से प्लेटिनम में चला गया। कौशल की अवधि 16 सेकंड से बढ़कर 24 हो गई और जो हमला छुपकर किया जाता था वह 90 बढ़कर 120 से 50। कूल डाउन 26 से 22 सेकंड हो गया। उसके पास 35% से कूल डाउन गति कम करने वाला गुण था और इसी कारण से शैडो स्नीक के लिए अंतिम कूल डाउन 16.3 था सेकंड। कूल डाउन अभी भी बहुत लंबा था और चुपके से हमला करने का लाभ थोड़ा कम था। उसे पता था कि उसे भविष्य में इस कौशल को बदलने की जरूरत है। जब वह गलियारे से गुजर रहा था तो एक भक्त अनुयायी ने एक स्लैब पर कदम रखा जिससे एक जाल सक्रिय हो गया और फिर एक विशाल पत्थर उसके ऊपर गिर पड़ा। इसे कुचल दिया उसके शरीर को। उसका शरीर प्रकाश में बदल गया। अब जब समन मर चुका था उसने कूल डाउन का इंतजार करने का निर्णय लिया, पहले फिर से समन करने के लिए। यह बुलबुलैया जटिल और खतरनाक थी। वह केवल धीरे धीरे खोज कर सकता था और उम्मीद की कि जब समय आएगा तो अच्छी चीजें मिलेंगी। मंदिर की ऊपरी परत में एक ढाल ली आदमी और एक हुड वाली महिला ने दरवाजे से सिर बाहर निकाला। आदमी ने अपने कप्तान ग्रे रोज को सूचना दी कि राक्षस गायब हो गए थे। ये सुनकर ग्रे रोज को कुछ आश्चर्य हुआ। वे कमरे में दाखिल हुए और ग्रे रोज ने देखा कि उनकी जीवन अवधि भी गायब हो गई थी, यह जानते हुए कि किसी ने उन राक्षसों को मारकर उनकी जीवन अवधि ले ली है, पर वह नहीं जानती थी कि कौन। उस आदमी ने उल्लेख किया कि केवल विशेषज्ञ की छाया 2 सिल्वर टियर बॉसों को मार सकती है। ग्रे रोज को लगा कि वह सही है, लेकिन राहत महसूस हुई क्योंकि उन्हें फिर से मरना नहीं पड़ेगा। उसने अपना हाथ अपनी ठुड्डी पर रखा और याद किया कि जब वे यहाँ आए थे तो उन्होंने एक व्यक्ति को देखा था जो ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह राक्षसों के साथ संवाद कर रहा था। उसे नहीं पता था कि वह शैडो था या नहीं, और न ही कि उसके पास बॉसेस को वश में करने की कोई क्षमता थी। अगर ऐसा था तो उसके पास एक अजीब और भयानक शक्ति थी। उसी समय मंदिर की दूसरी परत में राजा फेंक का एक भक्त एक और सक्रिय कर फिर से मर गया। 4 हमारे लड़के के सामने एक लंबा रास्ता था जो एक दरवाजे की ओर जाता था। किंग फेंक 3 घंटे से खोज रहे थे और यह भूल भुलैया का अंत होना चाहिए। और अपनी पिछली जीवन अनुभव के आधार पर मानव जीवन का उपयोग करके जांच करने से कम सैकड़ों मारे जाएंगे। लटकन का उपयोग करके किंग फेंक ने फिर से एक और भक्त अनुयायी को बुलाया। वह आगे चलने लगा और किंग फेंक उसके पीछे पीछे चलने लगे। किंग फेंक ने उसे दरवाजा खोलने का आदेश दिया। हमारे लड़के के आदेश का पालन करते हुए राक्षस ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह इसे खोलने में असमर्थ रहा। यह स्थिति तब तक पहुंच गई जब उसका शरीर शुरू हो गया कांपने लगा। राजा फेंक की आंखें शक से भर गईं जब उन्होंने देखा कि राक्षस दरवाजा नहीं खोल सका। फिर वह आगे बढ़ा और अपने हाथ से उसे छुआ। ऐसा करने से थोड़ा थोड़ा करके दरवाजा खुलने लगा। चीनी किंग फेंक को झटका लगा। दरवाजे के दूसरी तरफ से धुएं की लहर और पर्दा उभरने लगे। हमारा लड़का पसीने से तर हो गया, यह जानते हुए कि यह अच्छा नहीं है। दरवाजे के दूसरी तरफ वहां खंभों से भरा एक कमरा था और बीच में कांटेदार से ढका हुआ एक संदूक था। लताएं। किंग फेंक कमरे में दाखिल हुए और ध्यान से देखने पर उन्होंने देखा कि छाती कांटों से भरी हुई थी। यह बंद थी और इसके पास एक एनपीसी था। एनपीसी एक महिला थी जिसके चेहरे का निचला हिस्सा पट्टियों से बंधा हुआ था। प्रणाली ने उसके आंकड़े जानने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रही। जब राजा फेंक ने देखा कि उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह पहली बार था जब उन्होंने इतनी रहस्यमय से मिले। एनपीसी महिला ने एक अजीब भाषा में फुसफुसाना शुरू किया और फिर वह घुटनों के बल बैठ गई और उसका शरीर प्रकाश में बदलकर गायब होने लगा। किंग फेंक ने उसे ध्यान से देखना शुरू किया, यह न जानकर कि उसने क्यों गायब हो गई। फिर खजाने के बक्से पर जो कांटे थे वे भी गायब होने लगे। किंग फेंक ने अपनी सतर्कता में कमी नहीं की, क्योंकि भले ही वह उस रहस्यमयी महिला की जानकारी नहीं देख सके, उसे पता था कि वह निश्चित रूप से न्याय की आंख से जुड़ी हुई होगी। खजाना स्वर्णिम चमकने लगा और हमारे लड़के ने देखा कि इसमें महाकाव्य स्तर की वस्तुएं थीं, लेकिन उसे मालूम था कि उसे सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि संभावना थी कि वह एक मिमिक या एक जाल। छाती की ओर इशारा करते हुए किंग फेंग ने अपने समन को इसे खोलने का आदेश दिया। आदेश का पालन करते हुए राक्षस ने छाती खोली और एक उज्जवल प्रकाश निकलने लगा। इसे देखकर किंग फेंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं जब उसने महसूस किया कि यह एक स्किल बुक है जिसका उपयोग हथियारों के लिए किया जाता है और इसमें निष्क्रिय और सक्रिय प्रभाव होते हैं। उस छाती में महाकाव्य स्तर की एक हथियारा प्रकार की स्किल बुक थी जिसका नाम था बेस्टोवल ऑफ मर्सी। इसका निष्क्रिय प्रभाव 100% कमजोर बिंदु हिट सुधार था और कमजोर बिंदु क्षति गुणक 2 गुना हो गया। संदूक में एक सक्रिय कौशल भी था जिसे गला काटना कहा जाता था। छाया का अगला हमला गला काटने वाला था, जिसके परिणाम स्वरूप 3 सेकंड के लिए प्रति सेकंड उस हमले की 100% क्षति होती, जिसके बाद 60 सेकंड का कूल डाउन समय होता। लेकिन उनके कौशल के कारण कूल डाउन घटकर 14.4 हो गया सेकंड। किंग फेंग ने देखा कि निष्क्रिय क्षमता दुश्मन के कमजोर बिंदुओं के लिए हिट बॉक्स को 2 गुना कर देती है, लेकिन सबसे हास्यास्पद हिस्सा सक्रिय कौशल स्लिट था, गला। अगर उसकी अगली हमले में 300 नुकसान होता है तो डबफ 35 सेकंड के लिए प्रति सेकंड 300 नुकसान करेगा। कुल नुकसान 1200 पॉइंट होगा, जो मूल नुकसान का 3 गुना है। किंग फेंग ने ध्यान से पढ़ना शुरू किया। इंस्टेंट शैडो स्लैश जैसी स्किल्स में कई हिट्स होती थी, लेकिन स्लिट थ्रोट केवल पहली गिनती करता था। प्रहार
इसके अलावा यह कौशल सिर्फ महाकाव्य स्तर का था, इसलिए इसे महाकाव्य से पौराणिक में उन्नत करने के लिए केवल 10 विकास बिंदुओं की आवश्यकता थी। यह लूट एक बड़ी सफलता रही थी क्योंकि उसकी तीव्र क्षति कई गुना बढ़ गई थी। किन फेंग ने बाहर की ओर बढ़ना शुरू कर दिया, यह जानते हुए कि यह सब लिटिल ब्लैक की वजह से हुआ है। उसने तय किया कि अब वापस जाकर बचे हुए सामानों को उसे बेचना समय है। पार्टी चैट का उपयोग करते हुए उसने लिटिल ब्लैक से वांग मेंग को शहर लौटने के लिए कहने को कहा, क्योंकि उसके पास उसे बेचने के लिए सामान था। जब उन्हें पता चला कि शैडो ने खंडहरों की खोज पूरी कर ली है तो उन्होंने अब लौटने का निर्णय लिया। जब किन फेंग वापस स्टार्टर पहुंचा, शहर पहुंचने पर उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। खिलाड़ियों की भीड़ उसके आगमन का इंतजार कर रही थी। सभी उसे अपने दोस्त के रूप में जोड़ना चाहते थे। कुछ ने तो उसके अनुयायी बनने का भी प्रस्ताव दिया, वादा किया कि वे खुशियां मनाएंगे। उसे आगे बढ़ाते हुए जीहाई शहर के रनिंग ग्रुप के अध्यक्ष औपचारिक रूप से शैडो को अपने निगम में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने आए थे। किन फेंग के फायरफ्लाई टाउन से भी प्रशंसक थे जो उनसे मिलने आए थे। विभिन्न शहरों के खिलाड़ी किन फेंग के साथ टीम बनाने के लिए आए थे। इसे देखते हुए उसने महसूस किया कि अन्य शहरों से टेलीपोर्टेशन गेट्स सक्रिय होने लगे थे। अंततः वह सॉन्ग फेई के फायरफ्लाई टाउन जा सकता था। एक और सेकंड बर्बाद किए बिना किन फेंग बिना किसी निशान के गायब हो गया, एक छाया बनकर। अपनी अदृश्यता की कौशल का उपयोग करते हुए किन फेंग उस क्षेत्र से दूर जाने लगा और खिलाड़ी आपस में लड़ने लगे, खुद को यही सोचते हुए कि वह इसलिए जा चुका था क्योंकि वे उसे परेशान कर रहे थे। किन फेंग ने लिटिल ब्लैक तक पहुंचकर उसका ध्यान खींचा। उसने हाथ उठाकर अपने कप्तान को सूचित किया कि विशेषज्ञ शैडो आ चुका है। कुछ ऐसा था जिसने किन फेंग का ध्यान आकर्षित किया। वह और कोई नहीं बल्कि उसकी बहन किन ज्यायु थी। वह एक तरह की मुस्कान दिखाने लगी। किन फेंग के मन में कई सवाल आए। उसे नहीं पता था कि वह वांग मेंग की टीम में कैसे शामिल हो गई, और न ही ये जानते हुए कि वांग मेंग की टीम उसकी वजह से बर्बाद हो सकती है। वह जानता था कि उसे सावधान रहना होगा क्योंकि अब हर कोई जानता था कि शैडो का अस्तित्व है। वह अपनी असली पहचान प्रकट नहीं कर सकता था। वह अभी भी अपनी शक्तियों का असली जीवन में उपयोग नहीं कर सकता था और उस पर इतनी नजरें थीं कि इस समय एक रसोई का चाकू भी उसे मार सकता था। शियाओयू चाहकर भी शर्म से लाल हो गई क्योंकि वह उसे देखकर ही समझ गई कि वह कितना शक्तिशाली है। ये महसूस करते हुए कि उसकी तुलना में उसके सामने वांग मेंग की पार्टी कचरे जैसी थी, उसने सोचा कि अगर वह उसे आगे बढ़ाए तो कुछ ही दिनों में वह सॉन्ग फेई से मिल सकेगी। प्रणाली का जानबूझकर अनदेखा किया था। उसके लिए लिटिल ब्लैक के लिए शैडो बहुत कूल था, जैसे वह आया और गया जैसे एक ड्रैगन। किन फेंग उनसे दूर चला गया, ये जानते हुए कि उसके बैग में वर्तमान में एक गोल्ड टियर प्रीस्ट स्टाफ था और एक गोल्ड टियर प्रीस्ट स्किल बुक भी। पर कोई कारण नहीं था कि वह इतनी कीमती चीजें किन शियाओ यू को दे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा उसके पास ढेर सारे बिना उपयोग के उपकरण और स्किल बुक होंगी। उन्हें अलग से बेचना बहुत समय बर्बाद करता था, लेकिन वांग मेंग के अधिकारियों के साथ संबंध बड़े पैमाने पर उससे खरीदारी के लिए बिल्कुल सही थे। वह शियाओ यू को अधिकारियों के साथ उसके सहयोग को प्रभावित नहीं करने दे सकता था। उसे जल्द से जल्द वांग मेंग की टीम के लिए किसी पुजारी को खोजने की जरूरत थी ताकि शियाओ यू को बदला जा सके। जब उसने सोचा कि उसे जल्दी से लिटिल शियू को खोजना है तो उसकी आंखों में गंभीरता चमकने लगी। गु यीशु, जो अपने पिछले जीवन में गॉड स्लेयर गिल्ड के पूर्व प्रबंधक थे, वह एक छिपी हुई वर्ग की पुजारी थी जिन्हें व्हाइट एवियन कहा जाता था। पुरोहित, जो एक सफेद पक्षी के साथ आती थी जो उपचार और बफ्स लगा सकता था। वह इकलौती पुरोहित थी जिसे वह जानता था जो अकेले ही महाकाव्य स्तर के बॉसों को हरा सकती थी। वह उसकी ताकतवर साथी थी और उसके मुकाबले किन शियाओ यू पूरी तरह बेकार थी। किन फेंग ने गेट सक्रिय किया, याद करते हुए कि लिटिल शियू भी फायरफ्लाई टाउन से थी, ठीक जैसे सॉन्ग फे बीइंग बिल्कुल सही। अगर चिंग फेंग को लिटिल शू मिल जाती तो वह उसे वांग मेंग की टीम में शामिल करने वाला था। गेट का उपयोग करते हुए वह फायरफ्लाई टाउन पहुंचा। चिन फेंग फायरफ्लाई टाउन पहुंचा जो स्टार्टर टाउन से बहुत अलग था। जब वह उस क्षेत्र में चल रहा था उसने 2 खिलाड़ियों को सुना जो जल्दी वापस जाना चाहते थे क्योंकि सिल्वर बॉस की सेहत आदि से कम थी। वे किसी को इसे चुराने नहीं दे सकते थे क्योंकि इससे उनकी प्रयास व्यर्थ हो जाएगी। उनमें से एक ने सॉन्ग फे को गाली दी क्योंकि उस कमीने ने कई फैन गर्ल्स को अपने साथ लाया था, यह जानते हुए कि उनके मुकाबले का कोई चांस नहीं था। के साथ उन्हें समझ नहीं आया कि एक मामूली सेलिब्रिटी के इतने बेवकूफ प्रशंसक कैसे हो सकते हैं। किन फेंग अभी पहुंचे ही थे और उन्हें सॉन्ग फे के बारे में सुराग मिल गए थे। खिलाड़ियों के पीछे चलते हुए वे एक घाटी पहुंचे। यह वेलिंग वैली नामक स्तर 5 का क्षेत्र था। इस स्थान के राक्षस एम्बर फील्ड्स और शैकल्स थे। थोड़ा चलने के बाद उन्होंने खिलाड़ियों को सुनना शुरू किया। लड़ाई चल रही थी। जब उसने सिर बाहर निकाला तो उसने देखा कि खिलाड़ियों का एक समूह 2 सिर वाले राक्षस पर हमला कर रहा था जिसका शरीर घिरा हुआ था। लपटे। किन फेंग को पता था कि यह ट्विन हेडेड एम्बर फील्ड एक सिल्वर टियर बॉस था और उसने देखा कि स्थिति कुछ हद तक अराजक थी क्योंकि कई खिलाड़ी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। जब करीब से देखा, किन फेंग ने खिलाड़ियों के एक समूह को देखा और उनमें वह बदमाश सॉन्ग फे था। सॉन्ग फे की टीम के सामने 2 खिलाड़ी खड़े थे और अपनी हथियार निकाल रहे थे। उनमें से एक पर सॉन्ग फे ने अचानक हमला किया था और उसकी जीवन शक्ति उससे चुरा ली थी। उसने कसम खाई कि वह उसे मार डालेगा। एक मुस्कान के साथ शील्ड उठाए खिलाड़ी ने पूछा कि क्या सॉन्ग फे को लगता है कि अपनी जादूगर लड़कियों के पीछे छिपकर वह सुरक्षित है, यह बताते हुए कि उसके पास देव विरोधी मैच है। कौशल। जैसे ही वह कदम उठाने वाला था, सॉन्ग फे के एक जादूगर ने जादुई छड़ी से उसका सिर कुचल दिया। किन फेंग को याद आया कि सॉन्ग फे, जिसे स्वर्ग विरोधी जादूगर भगवान का शीर्षक मिला था, जादूगर वर्ग में था। अपने पिछले जीवन में इस कमीने ने कई प्रशंसकों को छल से जादूगर वर्ग चुनने पर मजबूर कर दिया ताकि उनकी सारी उपकरण और कौशल लेकर खुद को जल्दी से मजबूत कर सके। लेकिन एक टीम केवल जादूगरों से नहीं बन सकती थी, इसलिए उसकी फैन गर्ल्स ने इसके साथ
एक समाधान। कुछ ने अपनी विशेषता अंक को बुद्धिमत्ता में लगाया ताकि वे कांच के तोप जादूगर बन सकें। कुछ ने अपनी अंक चपलता में लगाए ताकि वे विघटन जादूगर बन सकें। दूसरों ने अपनी अंक स्वास्थ्य में लगाए ताकि वे मांस कवच बन सकें। और कुछ ने ताकत चुनी ताकि वे युद्ध जादूगर बन सकें जो अपनी छड़ी से हमला करते थे। आरंभिक चरणों में सॉन्ग फेई की टीम अत्यंत प्रभावी थी। हर जगह खिलाड़ियों से जीवन काल चुरा रही थी बिना किसी के रोक पाए उनमें। और जैसा कि उम्मीद थी, खेल के आगे बढ़ने के साथ उनकी अधिकांश फैन गर्ल्स काफी जल्दी मर गईं। अपनी उंगली से बॉस की ओर इशारा करते हुए सॉन्ग फेई ने एक झूठ गढ़ा कि उनके प्रशंसक इतनी मेहनत कर रहे हैं कि अब उनका दिल दर्द कर रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बॉस जल्द ही मर जाए ताकि हर कोई आराम कर सके और साथ ही दुनिया प्यार से भरी हो और हिंसा मुक्त हो। ट्विन हेडेड एम्बरफिंड सॉन्ग फेई की ओर बढ़ने लगा। ग्रुप। सॉन्ग फेई के एक फैन ने बताया कि यह उनके लिए कठिन नहीं था क्योंकि सबसे अधिक मेहनत वही कर रहे थे। उनके अनुसार उसने इतना काम किया कि उसे यह सब सहन नहीं करना चाहिए। उसने उस दानव की ओर इशारा करना शुरू कर दिया और उसे मारने का निर्णय लिया ताकि उनके प्यारे सॉन्ग फेई को चोट न पहुंचे। सॉन्ग फेई के प्रशंसक उस दानव पर जादू करके हमला करने लगे। वे इसे हराने के लिए तैयार थे ताकि सॉन्ग फेई राजा बन सके, यह कसम खाते हुए कि वे उसे हर जगह अनुसरण करेंगे चाहे वह कहीं भी जाए। गया। राक्षस ने अपना मुंह खोला और सॉन्ग फेई की ओर आग का गोला छोड़ा जिससे वह सतर्क हो गया। लेकिन आग का गोला पास आने से पहले उसके एक प्रशंसक ने रास्ते में आकर पूरी तरह से हमला झेल लिया। सॉन्ग फेई ने लड़की का हाथ पकड़ लिया और उदास नजरें दिखाने लगा जबकि महिला का शरीर गायब हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने उसके लिए कुछ भी करने की कसम खाई। मोटी लड़की ने मजबूती से अपनी जादू की छड़ी पकड़ी और दूसरों से कहा कि उन्हें गुस्सा आना चाहिए क्योंकि अगर वे इस बदसूरत राक्षस को मार देते हैं तो भाई सॉन्ग फेई पहले स्थान पर आ सकते हैं। रैंकिंग। उसे शैडो से आगे निकलना था। इसने दूसरों को उत्साहित कर दिया। अपने हथियार उठाकर उन्होंने दुनिया जीतने, आसमान पर राज करने और सॉन्ग फेई के साथ लड़ाई करने की कसम खाई। उन्होंने कई शक्तिशाली मंत्रों का आह्वान किया जिससे बिजली के झटके राक्षस पर पड़े। सॉन्ग फेई को एहसास हुआ कि वह मरने वाला है। जानकर कि यह सिल्वर टियर बॉस मारना कठिन था, वह यह सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि कोई अकेले गोल्ड टियर बॉस को कैसे हरा सकता है। उसे यकीन था कि शैडो ने कोई बग का इस्तेमाल किया था। सॉन्ग फेई के कई प्रशंसक उसकी मदद कर रहे थे और वह सिर्फ लेवल 7 पर था। उसे यह नहीं पता था कि शैडो ने इतनी तेजी से स्तर कैसे बढ़ाया। उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई क्योंकि एक बार जब उसने इस सिल्वर टियर बॉस को हरा दिया तो वह स्तर 8 पर पहुंचने वाला था। उसे पता था कि शैडो एक लंबे समय से स्तर 9 पर अटका हुआ था, इसलिए उसने इस अवसर का लाभ उठाने का फैसला किया ताकि वह उसे पछाड़ सके और इस भगवान भूल चुके खेल में नंबर 1 खिलाड़ी बन सके। उसी समय एक हाथ जो छाया से घिरा हुआ था ने सॉन्ग फेई का मुंह पकड़ लिया। पलक झपकते ही कठिन फेंक ने सॉन्ग फेई का सिर काट दिया और इंस्टेंट शैडो स्लैश का उपयोग करके उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। खून उस बदमाश सॉन्ग के मुंह से निकलने लगा। फेई। उसके प्रशंसक सदमे में आ गए और इससे पहले कि वे एक और सांस ले पाते, किन फेंक ने फिर से हमला किया। बिजली की तरह तेजी से चलते हुए उसने प्रशंसकों और बॉस के शरीर को टुकड़ों में काट दिया। एक सिस्टम विंडो प्रकट हुई जिसमें सूचित किया गया कि बॉस को हरा दिया गया है और उसे 1500 अनुभव अंक मिले हैं। अंक। बॉस जमीन पर गिर गया और उसका शरीर जीवन स्पैन में बदलने लगा। खिलाड़ी सदमे में थे क्योंकि वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि शैडो ने एक ही बार में बॉस को मार डाला था। शैडो के एक हमले ने हजारों अंकों का नुकसान किया जबकि उनका केवल 100 अंकों का नुकसान करता था। शैडो उनसे 10 गुना मजबूत था। बॉस का शव जीवन काल के गोले में परिवर्तित हो गया और किंग फेंक ने अपनी छिपने की क्षमता को निष्क्रिय कर दिया। सबसे चालाक खिलाड़ियों को एहसास हुआ कि यह एक एओई हमला था। वे यह विश्वास नहीं कर सकते थे कि एक ही हमले ने सॉन्ग फेई और उसके सभी प्रशंसक समूह को मार दिया था। करीब से देखने पर उन्होंने शैडो को देखा और याद किया कि वही था जिसने गोल्ड टियर बॉस की पहली ग्लोबल किल हासिल की थी। उन्होंने छोड़ने और शैडो को पाने देने का फैसला किया। लूट। वे शैडो के लिए खुश हो गए जिसने सॉन्ग फेई की टीम को मारकर उनकी बदला लिया। किन फेंग जानता था कि वे केवल हमले के डर से एकजुट होकर उस पर हमला कर सकते थे। अपने पिछले जीवन में वह उसे मारने में नहीं हिचकिचाते। उसी समय सांग फेई ने फायरफ्लाई टाउन में फिर से प्रतिक्रिया दी। सिस्टम ने बताया कि उसे शैडो ने मार दिया है और उसने 1106 दिनों की ट्रेडेबल जीवन अवधि और 18 साल और 113 दिनों की नॉन ट्रेडेबल जीवन अवधि खो दी है। सांग फेई घबरा गए और समझ गए कि शैडो फायरफ्लाई टाउन आ गया है। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि जंघाई सिटी के सैकड़ों प्रारंभिक कस्बों में से वह उसके यहाँ आ गया था हत्या चुराने के लिए। उसके प्रशंसक भी प्रतिक्रिया देते हैं। फिर से मोटी लड़की को आश्चर्य हुआ कि सॉन्ग फेई भी मर गया था। दूसरी लड़की क्रोधित थी क्योंकि वह नहीं जानती थी कि शैडो ने उन्हें क्यों मारा। दूसरी सोच रही थी कि शैडो सिल्वर टियर बॉस को चुराना चाहता है। उनके अनुसार गानाफी के ध्यान भंग होने का फायदा उठाकर अचानक हमला करना बुरा था। तभी एक तीरंदाज ने सोनक फेई के पास आकर थोड़ी घबराई हुई अभिव्यक्ति के साथ पूछा कि क्या वह उनकी टीम में शामिल हो सकती है, ये बताते हुए कि उसके पास ईगल आई नामक कौशल है और वह अदृश्य दुश्मनों का पता लगा सकती है। सोनक फेई के प्रशंसकों ने लड़की से कहा कि वह चली जाए क्योंकि उसने कहा था कि वह अपनी पार्टी में केवल जादूगरों को चाहता था। गोल मटोल लड़की को लगा कि दानवों को मारने में उसकी दक्षता बहुत कम थी और वह केवल सोनक फेई की प्रगति को प्रभावित करेगी। रैंकिंग। सॉन्ग फेई ने अपने हाथ फैलाए और समझाया कि यद्यपि वह एक तीरंदाज थी, वह उसके परिवार का हिस्सा हो सकती थी क्योंकि वह मानता था कि प्यार हर चीज। उसने महिला का हाथ पकड़ा और एक दयालु अभिव्यक्ति के साथ कहा कि उसने उसकी मजबूत भावनाओं को महसूस किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वह एक थी धनुर्धर। उसने निर्णय लिया कि वह उसे अपनी टीम में शामिल करेगा। कसम खाई कि वे एक साथ उन्नति
गलती करने का प्रयास करेंगे। सॉन्ग फे के इतना करीब होने से वह शर्मा गई और उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। एक हत्यारा प्रकट हुआ और कहा कि वह भी अदृश्य हो सकती है। कसम खाई कि वह शैडो को उसके द्वारा उसे मारने के लिए भुगतान करवाएगी। मेज ने खुलासा किया कि उसने एक नया एओए स्किल सीखा था और वह शैडो को फ्रीज कर सकती थी। सॉन्ग फे ने अपने हाथ फैलाए, यह स्पष्ट करते हुए कि उनका परिवार प्यार से भरा है। कोई भी लड़की जो उसकी टीम में शामिल होना चाहती थी उसका स्वागत था। लड़कियां खुशी के आंसू बहाने लगी और सॉन्ग फे के साथ हमेशा रहने की कसम खाई। उनके अनुसार शैडो के पास कोई सम्मान नहीं था क्योंकि उसने उनके प्यारे सॉन्ग फे पर अचानक हमला किया था। उन्होंने वादा किया कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जैसे ही वे शैडो को ढूंढ लेंगे वे सॉन्ग फे को उसे मारने देंगे ताकि वह सीख सके कि जब कोई सॉन्ग फे से उलझता है तो क्या होता है। दो खिलाड़ियों का ध्यान उन पर केंद्रित था। वे नहीं जानते थे कि सॉन्ग फे अब क्या करना चाहता था, लेकिन वे जागरूक थे कि किसी ने उसे बाहर मारा था। बहुत ही संतोषजनक। उन्हें याद आया कि कई लड़कियां सॉन्ग फे की रक्षा कर रही थीं, इसलिए उन्हें नहीं पता था कि वह कैसे मारे गए थे। लेकिन फिर उन्होंने महसूस किया कि यह शैडो ही होना चाहिए। उनके अनुसार शैडो अविश्वसनीय था और जब उन्होंने लड़कियों को सॉन्ग फे के लिए रोते हुए देखा तो उन्होंने सोचा कि ये लड़कियां ठीक नहीं थी। सॉन्ग फे के चेहरे पर मुस्कान फैल गई क्योंकि वह इस बात को लेकर आश्वस्त था कि इतने सारे लोग होने के साथ गवाहों के अनुसार जब उसने शैडो को हरा दिया तो हर कोई जान जाएगा कि अकेले लड़ना बेकार है, खासकर जब कोई एक हत्यारा हो। उसके अनुसार शैडो एक मुलायम हत्यारा था जिसने एक महान और सम्मानित जादूगर को चुनौती देने की हिम्मत की थी। जैसे कि उसी समय किन फेंक ने ग्रेडी हैंड का उपयोग करके लूट इकट्ठा की। 16 विकास अंक, 217 दिन की व्यापार योग्य जीवन काल, 6 सिल्वर टियर की लूट और एक गोल्डन टियर का टुकड़ा प्राप्त किया। लूट। किन फेंग ने ग्रेसफुल लिबरेशन कौशल को विकसित करने का निर्णय लिया। 19 में से 10 अंक उपयोग करके कौशल एपिक से लेजेंडरी हो गया। निष्क्रिय प्रभाव, कमजोर बिंदु हमले का सुधार 100% से 200% और कमजोर बिंदु पर हमले का गुणांक 2 गुना हो गया। सक्रिय प्रभाव भी सुधर गया। अगला हमला गला काटने का प्रभाव शुरू करने वाला था। 150% प्रति सेकंड हमले की क्षति का कारण बनेगा, बजाय इसके प्रतिशत 100 के साथ। अवधि 3 सेकंड की। कौशल का कूल डाउन 30 सेकंड से 18.5 तक कम हो गया। कमजोर बिंदु हिट सुधार में 100% की वृद्धि हुई, जिससे यह 200% हो गया, जो लक्ष्य के कमजोर बिंदु को 2 गुना करने के बराबर था। यदि इसे और अधिक बढ़ाया गया तो दुश्मन के शरीर का आधा भाग कमजोर माना जाएगा। बिंदु। उसे डर था कि उसका शैडो स्लैश भी कमजोर बिंदु का नुकसान कर सकता है। शून्य विकास बिंदुओं के साथ प्रारंभिक महाकाव्य स्तर की कौशल को पौराणिक में विकसित किया जा सकता है। हालांकि इसे लीजेंडरी से मिथिकल में विकसित करने के लिए 100 गुना अधिक विकास अंकों की आवश्यकता थी। इसे लीजेंडरी से मिथिकल में विकसित करने के लिए 200 अंक चाहिए थे। इस पैटर्न के अनुसार महाकाव्य स्तर की ग्रीडी हैंड को 210 विकास अंकों की आवश्यकता होगी विकसित होना, और जब यह लेजेंडरी स्तर पर पहुंचा तो इसे विकसित करने के लिए 53 100 अंक की आवश्यकता थी। उसके पास 9 विकास अंक बचे थे, इसलिए उसने बैक स्टैब को विकसित करने का निर्णय लिया। वृद्धि। किन फेंक ने कौशल बैक स्टैब पर 8 अंक खर्च किए। वृद्धि स्वर्ण से प्लैटिनम तक गई और निष्क्रिय प्रभाव का नुकसान 30% से बढ़कर 40% हो गया। एक सिल्वर टियर बॉस और खिलाड़ियों के समूह ने उसे कुल मिलाकर 1400 दिनों से अधिक का व्यापार योग्य दिया। जीवन काल। उसका मिशन पूरा हो चुका था, इसलिए उसने लौटने का निर्णय लिया। जबकि किन फेंग ध्यान नहीं दे रहा था, एक लड़की ने अचानक उस पर हमला करने की कोशिश की। उसका इरादा उसे मारने का था। शैडो ने चुपचाप उसे देखना शुरू किया और बिना ज्यादा प्रयास के हमले को चकमा दे दिया। लड़की ने फिर से हमला किया, लेकिन उसने बिना किसी कठिनाई के उसे फिर से चकमा दिया। समस्याओं। लड़की हैरान रह गई यह देखकर कि वह उसकी सभी हमले बचा सकता था, और समय गंवाए बिना उसने गुप्त रणनीति अपनाई और गायब हो गई। तभी